हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एग्जाम आइडिया का सैंपल पेपर नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने सोल्व किया था सैंपल पेपर नंबर 1। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके वॉच कर सकता है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर। आपके पास 3 माइक्रोस्कोपिक स्फेयर है, उन्हें आपने एक चैम्बर में डाल दिया एंड बिकम चार्ज विद चार्जेस +3 +5 एंड -3। आपके पास मान लेते हैं ये 3 स्फीयर थे बेटा। ठीक है, एक के ऊपर जो है +3 चार्ज आ गया, एक के ऊपर आया बच्चा +5 ही, एक के ऊपर आया बच्चे -3। ठीक है, अब बोल रहे हैं ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन कांटेक्ट सिमल्टेनियसली एंड फॉर ए मोमेंट ना एंड गॉट सेपरेटेड ना। तीनों को जो है इकट्ठा मिला दिया आपस में। इकट्ठा मिलाते बेटा क्या होगा, आपको पता है जो चार्ज है वो एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो जो नेट चार्ज बॉडी पे आ जाएगा, इन तीनों पर जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +3 +5 एंड -3। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा आपका जो नेट चार्ज हुआ कितना हुआ, इनिशियली जो चार्ज है आपका वो कितना है, +5 ही है। और ये अब क्या काम करा, तीनों को अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग करने के बाद भी जो चार्ज है आपका वो कंजर्वेशन को फॉलो करता है, तो आपका जो नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए, +5 ही आना चाहिए। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर द फाइनल चार्जेज ऑन द स्फीयर। तो आपको बताना है कि जो उनके ऊपर नेट चार्ज होगा वो कितना बनेगा। तो बेटा आपको पता है तीनों चार्जेस को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, फाइनल चार्ज भी आपका 5e ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब फटाफट से आप पहला ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन में है प्लस का 5 ही, माइनस का 4 ही, प्लस का 5 ही। ठीक है, तो 5 और 5 10 में से 4 गया 6, इसका मतलब ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 6 ही, ये वाला देखो। यहाँ फ्रैक्शन में चार्ज गिवन है, ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, प्लस का q इंटू एन ही होना चाहिए ना, q इजकल टू प्लस माइनस एन। एन क्या है, इंटीजर होता है। ठीक है, अगला डी ऑप्शन देखो, 6 और 6 12 हो गया, प्लस का माइनस का 7, तो बेटा ये बन गया 5 ही। और ये हमें चाहिए प्लस का 5 ही चाहिए हमें, इसका मतलब बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी भी चेक कर लो, 5 और 7 12 में से 8 गया 4, इसका मतलब बेटा आपका आंसर क्या है, बी इसका आंसर होगा करेक्ट वाला। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका ये क्या बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ आपने डायपोल को प्लेस कर रखा है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और आपको पता है बच्चे जो डायपोल मोमेंट होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस की तरफ ना, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इनिशियली, वो है 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। मतलब जो आपका एंगल है डाइपोल का वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए ना। तो बेटा वर्क का या पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता था माइनस का पीई कोस ऑफ थीटा टू माइनस का कोस ऑफ थीटा वन। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको डेरिवेशन को भी कर लेना आप लोग। तो ये बेटा हो गया माइनस का पीई कोस ऑफ थीटा टू, कितना हो गया बेटा हमारे पास 90, और कोस थीटा वन कितना है 0 डिग्री। ठीक है, कोस 90 0 हो गया, तो बेटा ये हो गया प्लस का p इंटू ई, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस का p इंटू ई हो गया। तो बेटा आंसर क्या आ गया हमारा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन नंबर 3 वे क्या बोल रहे हैं, वी यूज एलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। देखो बेटा आपको पता है रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलॉय को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे उनका क्या होता है, उनका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी ही बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द कोयल ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। ये बोल रहा है कि जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की कोयल है वो एक मेटल फ्रेम के ऊपर लिपटी होती है। ठीक है, तो क्यों लिपटी होती है, क्योंकि बेटा हमें क्या करना होता है, वो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एज ए डेड बीट गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्या बन जाता है वो, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, देखो बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पांचवा क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आएगा। ये चांस है कि इस बार पेपर में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर ए बी एंड सी आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। आपके पास दिखा रहा है कि करंट कैरिंग वायर है ए बी सी ना, तीनों में देखो करंट की वैल्यू पता है, एक में है बेटा 2i, एक में i और एक में i ना, तीनों जो है सेपरेशन आर आर पे जो है फिक्स बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं ना। अब क्या बोलो, द वायर सी एक्सपीरियंस नेट फोर्स एफ। जो ये वायर सी है वो नेट फोर्स का मतलब है बी भी उस पर फोर्स लगा रहा है और ए भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, एफ है। तो फटाफट से एक बार कैलकुलेट करते हैं कि एफ की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है ना। देखो जो हमारा ये ए है,
तो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये ए था, यहाँ पे बेटा 2i लिखा हुआ है, ये आपके पास सी है आपके पास, इसमें आई करंट है, और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी। तो आप फटाफट से देखो जो ए वाला कंडक्टर, ये स्ट्रेट वायर है, वो सी पे कितना फोर्स लगा रही है। तो बेटा आपको इसके बारे में एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, पहले हल्का सा आपको रिमाइंड कराता हूँ। यदि दो आपकी पैरेलल आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और दोनों कुछ सेपरेशन पे रखी गई हो, दोनों में मान लो करंट सेम डायरेक्शन में है, मान लो एक में करंट I1 है, एक में बेटा I2 है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है F/L। यदि सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो दोनों कोयल जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ की, बेटा ये वैल्यू आती है म्यू नॉट I1 I2, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, डिवाइड बाई 4πr। तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। यदि करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एक में ऊपर रहेगा तो एक में नीचे हो जाएगा, तो जो ये फोर्स है सेम वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी। फिर क्या काम करते हैं, फिर ये रिपल करते हैं। तो यदि सेम डायरेक्शन में करंट है तो बेटा दे अट्रैक्ट ईच अदर, यदि बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में करंट है तो दे रिपल ईच अदर, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो दोनों में जो है सेम डायरेक्शन में करंट है, दोनों में ऊपर है, तो इसका मतलब क्या काम करेगी, जो कोयल ए जो आपकी ये ए है स्ट्रेट वायर, वो सी को क्या काम करेगी बेटा अपनी तरफ खींचेगी, कितने फोर्स से खींचेगी वो देख लो। तो वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू म्यू नॉट I1 की वैल्यू क्या है 2i है, इंटू I2 ये हमारे पास i है, डिवाइड बाई 4 पाई इंटू सेपरेशन बिटवीन देन कितनी है 2 इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है वो कितना हो गया, म्यू नॉट आई इंटू आई हो गया बच्चे आई स्क्वायर, डिवाइड बाई 4πr। इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो ए फोर्स लगा रहा है सी पे अपनी तरफ खींच रहा है इसको ना, कितने फोर्स से खींच रहे हैं, इस वाले से म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 4πr। अब आपको पता है यहाँ बी भी है ना, ये आपका बी वाला है, बी वाले में करंट क्या है ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है आर है, अब बी में करंट की वैल्यू कितनी है आई। यदि बी वाला जो फोर्स लगाएगा, देखो यहाँ भी दोनों में अट्रैक्शन होगा तो बी वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। अब बी वाला अपनी तरफ कितने से खींचेगा, बी का फोर्स भी निकाल लेते हैं नीचे वाला ही, तो बेटा ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, ये बी वाला लगा रहा है और ये लगा रहा था ए, ठीक है। कितना आएगा बेटा देखो, ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 तो आई है और ये भी आई है दूसरे वाला भी, डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर। तो ये बन गया मेरे पास म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πr। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एड अप हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स सी के ऊपर पड़ रहा है इनिशियली, नेट फोर्स ऑन सी, उसकी वैल्यू हमें बेटा एफ गिवन है, और उसकी वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो ये दोनों के दोनों जुड़ गए, दोनों सेम है, तो इसका मतलब दिस विल बी 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर। तो ये नेट फोर्स पड़ रहा है इसके ऊपर जो हमें गिवन था। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन द करंट इन द वायर इज रिवर्स। अब यदि ये करंट जो ए वायर है ना, इसमें यदि करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दे, नीचे की तरफ कर देगा, तो क्या फर्क पड़ेगा फोर्स के ऊपर, वो बताना है आपको ना। देखो जरा बेटा, जो आपका ये ए वायर है, ये वायर में आपको करंट नीचे कर दिया, केवल डायरेक्शन चेंज करिए, अभी भी करंट की वैल्यू 2i है, ये ए वायर है, ये सी वायर है, और सी में करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब आप देख रहे होंगे दोनों में करंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में ना, लेकिन वैल्यूज तो जो सेपरेशन है वो सेम है 2r ना। तो ये ए वायर का काम करेगी, इसको जो है रिपल मारेगी, इसको इधर भगाएगी ना। तो जो अभी ये फोर्स लगाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू अभी भी सेम पहले वाली की आएगी, देखो सारी डिजिट तो सेम ही है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वही म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 4πr आएगा। लेकिन डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अवे फ्रॉम द सी ना, तो ये कोयल सी को भगा रही है दूर की तरफ ना। और जो बीच में हमारी कोयल रखी, जो हमारी बीच में स्ट्रेट वायर रखी हुई है बी, उसमें करंट तो अभी भी डायरेक्शन में सीधा ऊपर ही है, ये क्या काम करेगी, इसको खींचेगी अपनी तरफ, और फोर्स कितना रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो जिस फोर्स से खींच रही है उसकी वैल्यू भी देखो, आप देख रहे हैं म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 4πr है, और जिससे रिपल हो रहा है, तो सी कोयल के ऊपर, सॉरी सी एक जो वायर है उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक लग रहा है इस तरफ भगा रही है, एक इसे खींच रहा है ना, दोनों फोर्स की वैल्यू देखो सेम है, इसका मतलब बेटा जो नेट फोर्स है जो सी वायर के ऊपर पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट यूज हुए हैं कि यदि वो अट्रैक्ट कर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट कर रही है, यदि डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो बेटा क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अबव क्यूरी टेम्परेचर। तो आपने देखो क्यूरी लो पढ़ा होगा, क्यूरी लो क्या बोलता है बेटा, जो ससेप्टिबिलिटी होती है, बैंड ससेप्टिबिलिटी, वो इन्वर्सली होती है टेम्परेचर पे, ठीक है। यदि आपका टेम्परेचर जो है ग्रेटर और इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर हो जाए, तो जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन ए सीरीज एसी सर्किट आर ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ जो ईएमएफ है उसका फेज है ओमेगा टी, लेकिन जो करंट का फेज है वो वोल्टेज के फेज की पाई बाई 3 आगे है। इसका मतलब यहाँ जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है, पाई बाई 3 से कर रहा है लीड ना, मतलब 60 डिग्री आगे है ना। इसका मतलब क्या है, लीड बेटा किसमें करता है, करंट लीड करता है बेटा जब आपका सर्किट कैसा हो, कैपेसिटिव हो ना। तो सर्किट कैपेसिटर लगा है, इसका मतलब सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव है। तो आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो पहला ऑप्शन देखो बेटा, लिखा है नेसेसरली ए आर एल सर्किट। आर एल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार आर जहाँ होगा वहां तो एक नॉर्मली में करंट जो है वो सेम फेज में रहेगा। एल होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट जो है लैग बिहाइंड करेगा। तो यदि लैग बिहाइंड होता तो आर एल सर्किट पॉसिबल था। आगे लिखा नेसेसरली एल सी आर सर्किट। एल सी आर पॉसिबल है, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन लिखा है बेटा नेसेसरली आरसी। आरसी भी पॉसिबल है, लेकिन जो थर्ड डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्या लिखा है, कैन बी आरसी और एलसीआर ना। क्योंकि आरसी सर्किट होगा तो भी कैपेसिटिव है, तो उसका जो वोल्टेज है वो आगे रहेगा। लेकिन एलसीआर सर्किट होगा तो भी आपका सर्किट कैपेसिटिव हो सकता है, क्योंकि एल जो है आपका एक्सी जो है यदि ग्रेटर देन एक्सएल हुआ, इसका मतलब तो भी एलसीआर पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। आपके पास यहाँ देखो चार लाइट्स गिवन है, ये चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है। आपको जो है इनको इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। तो बेटा आपको पता होगा कि जो आपकी लाइट्स की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है आपके पास ना। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, गाड़ी एक्स यूवी इंडिया में रहेगी। देखो बेटा ये जो ट्रिक है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसके, वेवलेंथ के। और बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, वेवलेंथ तो नीचे बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना। अब आप फटाफट से इसमें देख लो, आपको एनर्जी का डिस्कस किया है, तो एनर्जी क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है। तो आप देख लो फटाफट से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब जो आपको चारों वेव ये गिवन है आपको, वो चारों वेव जो है किस ऑर्डर में आ रही है, कहाँ कहाँ लाई कर रही है। देखो जैसे रेडियो वेव है, रेडियो वेव तो बेटा यहाँ आ रही है, ये डी हमारा ऑप्शन हो गया। जो एक्सरे है, एक्सरे हमारी यहाँ पर है, ये सी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो येलो है जो, और जो ब्लू लाइट है, ये दोनों क्या है, इसमें आ रही है, ये विजिबल रीजन में आ रही है। और बेटा जो विजिबल रीजन है हमारा, विजिबल ये रहा ना, यहाँ पे आपको पता है ये विबग्योर नाम से होता है, आपका पूरा 7 कलर में बांट दो, विबग्योर। ये आपका साथ में मैंने विजिबल को बांटा है, ध्यान रखना बेटा, समझ लो ये चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है केवल 7 वेव का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ पे विजिबल को भी बांट रखा है 7 केसेस में। ठीक है, आपको पता है येलो और कहाँ है, दूसरी ब्लू है ना। अब देखो येलो कहाँ आएगी और ब्लू कहाँ आएगी, आप देख लो जरा। ब्लू तो नीचे हमारे पास यहाँ है, ब्लू का ऑप्शन कौन सा है, ए है इसमें। और येलो कहाँ है बेटा, येलो आपकी नीचे है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है ना। अब आप देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपको पता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्स ऊपर आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्स की है, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, देखते रहना। सबसे पहले क्या आएगा, सी आया। फ्रीक्वेंसी पूछी है ना इंक्रीजिंग एनर्जी में, तो ठीक है बेटा हाँ। अगला ऑप्शन क्या है, सी हो गया। उसके बाद क्या है बेटा, फिर आया आपके पास जो है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है यहाँ पे ना। ये ए है, ये आपका फिर बी है, और फिर ये आपका डी। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन होना चाहिए, देखो सी ए बी डी, या फिर डी बी ए सी, ये भी पॉसिबल है ऑप्शन ना। लेकिन डिपेंड करता है किस तरीके से रखा गया है ना। तो देखो आपका इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखा गया है, इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, सी ए बी डी, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट ना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आपको फ्लक्स गिवन है, फाइव इक्वल टू गिवन है 5t² प्लस 3t प्लस 16 ना। द इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल एट ए टाइम t इक्वल टू 4 विल बी। आपको ईएमएफ की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आपने फेराडे का लॉ सुना है, कि जो फेराडे लॉ होता है, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यदि यहाँ बेटा पूछता मैग्नीट्यूड, तो आपको जो है माइनस साइन को इग्नोर कर देना था, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, इसलिए आपको माइनस साइन को कंसिडर करना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ जो आपको फाइव गिवन है उसको डिफरेंशिएट मार दो। फाइव की वैल्यू बेटा हमारे पास 5t² प्लस 3t प्लस 16। ठीक है, आप इसे डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो क्या बन जाएगा, 5 टू जा 10, माइनस तो बाहर ही है, ये 10t प्लस का 3t बन गया। अब आपसे पूछा गया 3t का t 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया t इज इक्वल टू 4 पे,
तो आप जो है यहाँ पे एट टी इजकल टू 4 डाल दो। तो टी इजकल टू 4 डालते क्या आ जाएगा, जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी माइनस का 10 इंटू 4 प्लस का 3, इसका मतलब 40 प्लस 3 43, तो माइनस का 43 वोल्ट आ गया हमारे पास ना। तो बेटा बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है यहाँ पे, टू कोहेरेंट सोर्स बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i आर सुपर इम्पोज ना। ठीक है, दोनों आपके पास इंटेंसिटी गिवन है। एक की बेटा i1 की वैल्यू है हमारे पास आई है, और दूसरे जो इंटेंसिटी है वेव की वो कितनी है बीम की, 4 इंटू आई है। सही है। अब आपसे क्या पूछा, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टेंट वेव ना। देखो बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, जब इंटेंसिटी आपकी जुड़ जाती है, जब आपका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और मिनिमम इंटेंसिटी आपकी क्या होती है बेटा, a1 माइनस a2 का स्क्वायर। लेकिन हमें इंटेंसिटी गिवन है, तो हमें इसे क्या काम करना पड़ेगा, इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं बेटा जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे यदि मैं अपनी उसके हिसाब से देखूं पहले वाले के, तो i1 क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा i2 क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं a1 की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा, रूट आई हो जाएगा। तो यहाँ बेटा लिख दो, यहाँ पे रूट आई हो गया, प्लस का रूट i2 हो गया हमारे पास। ठीक है, का स्क्वायर हो गया ये ना, आई की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो आई ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास रूट i1 माइनस का हो गया बेटा 4 ऑफ रूट i2। सॉरी 4 कहाँ से आ गया, ये आ गया रूट ऑफ i2। ठीक है बेटा, ये रूट ऑफ i2 हो गया उसका स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट अप कर दो, आपके i1 की वैल्यू आपको पता है i है, तो ये बन गया बेटा i माइनस रूट ऑफ 4i, ये आपके पास रूट i है ही, इसका स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा नीचे हमारे पास रूट i माइनस का, यहाँ प्लस है ऊपर, नीचे आ गया बेटा रूट ऑफ 4i का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फटाफट सिंप्लीफाई करो, तो देखो i प्लस ये तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ये बन गया रूट i प्लस का 2 रूट i का स्क्वायर। इसे आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, जो मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी बेटा, इसका स्क्वायर खोल दो। जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या बनेगा, ये i रूट का स्क्वायर, रूट i का स्क्वायर i प्लस का 2 टू द 4i, और यहाँ आ गया प्लस का 2 इंटू 2 2 टू द 4 इंटू आई, ये भी 4i बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कितना बन गया, 4 और 4 8 रिक 9, तो ये आ गया हमारे पास 9i। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 9i। मिनिमम इंटेंसिटी निकाल लो सेम वे में, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर i, फिर प्लस का ये इसका स्क्वायर कर दो, तो ये फिर से 2i बन गया हमारे पास, 2 टू द 4, तो ये बेटा 4i बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा, 2 इंटू 2 टू द 4 आ गया, ये भी हमारे पास 4 इंटू आई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये कितना बन गया, आई आ गया हमारे पास। आपसे पूछा गया था, बस आपसे रेशो थोड़ी पूछा है, आपसे यही पूछा है मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। तो देखो बेटा मैक्सिमम होगा 9i, मिनिमम होगा आई, तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन रिड्यूस फ्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम ना। जो आपकी वेवलेंथ है लैम्डा, उसे घटाए कितना कर दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम से कहाँ पे ले आए बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम पे ले आए। ठीक है बेटा, तो आपसे क्या बोल रहे हैं, while the intensity of the radiation remains the same, इंटेंसिटी सेम है, तो किस चीज पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये बताना है। मतलब लैम्डा अपनी वेवलेंथ कम करने से किस चीज पे क्या चीज घटेगी, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल घटेगा, या कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, या काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा घट जाएगी। देखो आपको आपको एक इक्वेशन पता है आइंस्टीन वाली इक्वेशन क्या बोलती है, कि बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली ना, वो क्या होती है आपकी, वो होता है बेटा जो आपका एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। ठीक है, ये आता है हमारे पास ना, एच न्यू के यदि में एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ये माइनस का फाई आ गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई, इसे हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस का फाई। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, यदि आपका वेवलेंथ घट जाता है, जैसे आपका बेटा वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, तो आप देखते हैं जो पोटेंशियल है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, तो कट ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीजेज। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या बोल रहा है, टेकिंग द बोर्स रेडियस ए इक्वल टू ए नोट इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर ना। वो जो आपका ए नोट जिसे हम आर नोट बोल देते हैं, वो कितना है, 53 पिकोमीटर है। मतलब इसे हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 में आ गया ना अब ये। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ लिथियम आयंस
+2 है लिथियम के ऊपर, ध्यान रखना। इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑन द बेसिक ऑफ बोर्स मॉडल विल बी अबाउट। तो जो अब रेडियस है लिथियम आयन के लिए क्या हो जाएगी? तो बेटा आपको पता है जो रेडियस होती है बेसिकली वो जेड पे कैसे डिपेंडेंट होती है? रेडियस का फॉर्मूला है जो एन पे तो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, लेकिन जो जेड पे होती है बेटा वो होती है इनवर्सली टू 1/z ना, क्योंकि आपने देखा है जो फॉर्मूला है उसमें जेड जो है नीचे आता है। तो यदि मैं लिथियम के लिए बात करूंगा तो आर लिथियम प्लस प्लस ना, तो ये क्या बन जाएगा 1/z आ जाएगा। तो जो आपकी ओरिजिनली है ग्राउंड स्टेट की डिवाइड बाई जेड, और जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये तो आपके पास 53 गिवन है। तो लिथियम आयन का जो जेड होता है वो कितना है? 3 है। ये कट गया आपके लिथियम का, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल आउट कितना बचेगा? 18 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। तो 10 की पावर क्या हो गया? पिको हो गया, तो 18 पिकोमीटर। तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका? सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। 13वां क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है हैवी स्टेबल न्यूक्लाई हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स ना, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, आपको बताना है कि जो हैवी स्टेबल न्यूक्लाई है, स्टेबल मतलब जिनकी बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं बेटा हम स्टेबल न्यूक्लियर, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनके पास जो है न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं देन प्रोटॉन से, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, किसकी वजह से ऐसा होता है? क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसके, प्रोटॉन्स के बीच का, वो रिपल्सिव होता है, ध्यान रखना। इसलिए जो है न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स के। तो इसका आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लिखा है इन ए गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट ईच। आपके पास जो सर्किट गिवन है यहाँ पे, जो V1 और V1 किसके अक्रॉस है? इंडक्टर के अक्रॉस लगा रखा है। तो इसका वोल्टेज कितना है? 300 है। और V2 भी किसके है? ये कैपेसिटर के अक्रॉस है। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? 300 वोल्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3, मतलब कि आपको VR जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वोल्टमीटर लगा रखा है उसकी रीडिंग चाहिए आपको ना, ठीक है। देखो आपने पढ़ रखा है यहाँ पे, देखो आपको V भी गिवन है, जो आपका V है वो कितना है? 220 है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज है ना। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि जो V3 वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी। तो पहले आप देख लो, आपके पास बेटा एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, जो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यदि हम वोल्टेज की फॉर्म में रखें तो अब आप देख रहे हैं VL और VC तो बराबर है, इसका मतलब ये टर्म तो जीरो बन जाएगा। तो बेटा जो नेट V आया वो किसके बराबर आएगा? VR का स्क्वायर के। तो V हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर, तो VVR बन जाएगा। तो मेरे पास V की जो VR की वैल्यू होगी, और जो वोल्टेज इन रजिस्टर अक्रॉस में जो V3 लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी? V के बराबर हो जाएगी। और V कितना? 220 है, इसका 220 हमारा आंसर होगा। अब देखो 220 जो है दो में लिखा हुआ है यहाँ पे ना। अब आपको करंट भी पूछ रहा है, तो करंट की वैल्यू आप निकाल लो। करंट क्या होता है? V अपॉन में R। तो आपके पास बेटा वोल्टेज कितना है? 220 डिवाइड बाई R की वैल्यू 100 गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये काट दो यहाँ से, तो कितना आ गया? 2.2 एम्पियर। इसका मतलब पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आ जाएंगे एसएसएन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। ये क्या बोल रहा है? अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है। गिवन दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब R लेस और इक्वल टू है, मतलब जो सरफेस पे है तो भी आपका चार्ज क्यों है अंदर, और जो यदि अंदर की बात है तो भी आपका क्यों चार्ज है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, अगली बात बोल रहा है कि V जो है क्यों अपॉन ये सेम वैल्यू है, फिर से यदि ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है कि पूरे में चार्ज R ही फैला हुआ है। तो अब आपसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपके पास चार स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी ये बताना है आपको। देखो बेटा फटाफट से पढ़ो। लिखा है पहली स्टेटमेंट क्या है? विद इन R इक्वल टू 2R0। इसका मतलब यदि मैं R0 से डबल पे कर दूं तो टोटल जो एनक्लोड चार्ज है वो कितना है? क्यों है, ठीक है भाई, क्यों ही तो होगा, क्योंकि आपको पता है आप यदि लेस देन में देखे, इक्वल में देखे तो भी क्यों आ रहा है यहाँ पे, यदि आपका ग्रेटर देन में देखे तो भी क्यों ही चार्ज है, चार्ज पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा क्या है? सही है। और जैसे ही आपका पहला स्टेटमेंट सही हुआ तो आप सोच देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट कट गया यहाँ से, और ये वाला भी कट गया ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा, ठीक है। आगे सेकंड इक्वेशन पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट G इक्वल टू R0। अब आपको पता है बेटा, सेकंड की बात करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, यदि हम R0 की बात करें इस पॉइंट पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV अपॉन में dr। और यदि dV क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है यहाँ तक ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो हो जाएगा। तो यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड R इज लेस देन R0 पे तो जीरो आ रहा है। यदि मैं R इक्वल टू R0 की बात करूं
तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूसी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी ठीक है हमारे पास ना। तो सेकंड इक्वेशन भी ठीक है बेटा। अब ये दोनों हो सकते हैं, इसमें भी है। फोर्थ वाली चेक कर लो बस सीधा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज जीरो फॉर आर इज लेस देन आर नॉट ना। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब एनर्जी नहीं होगी बिल्कुल भी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे बेटा हमारे पास एसएसएन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, द फोरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर इन सिलिकॉन दैट इन जर्मेनियम। देखो, ये बोल रहा है कि जो एनर्जी गैप होता है वो सिलिकॉन में ज्यादा होता है। बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, जर्मेनियम की। ये बात तो सही है बेटा, क्योंकि भाई जर्मेनियम में आई थिंक 0.7 होता है और सिलिकॉन में होता है बेटा 1.1 के नियर अबाउट ना। जर्मेनियम में कितना होता है, 0.76 वोल्ट होता है, और बेटा सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसका मतलब ये लाइन तो सही है। रीजन पढ़ो क्या लिखा है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस फ्यूवर माइनॉरिटी कैरियर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम। ये बात भी सही है बेटा। इसका मतलब लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्ची बी। तो ये वाला बोथ एसेशन में ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखो, फोर आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जब आपका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच वेव। ये बात भी सही है बेटा, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, जब आपका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है a1 प्लस a2 का स्क्वायर। तो दोनों सेम है, तो a प्लस ए क्या होगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही लिखा है यहाँ पे, तो 4 टाइम्स रहती है। ठीक है, आगे पढ़ो, रीजन में क्या लिखा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये भी बात सही है बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो पूरा एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। ये क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये बात सही है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बेटा डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। किस वाली को, उसको, वेव्स की थ्योरी वाले को। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज ए वेव विच कैन बी कन्वर्ज बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ना। ये बोल रहा है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है एज ए वेव की तरह वेव चलती है, और क्या करती है वो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस को जो है कन्वर्ज करती है। ये बात भी सही है बेटा यार, इसकी एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसकी वजह से ही वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे काम करता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे बिहेव होता है। ठीक है, काम करता है उस पे ना। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आगे बेटा सेक्शन बी। ठीक है, ये देखो 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो इन्हें आप ढंग से पढ़ना। देखो क्या लिखा है बेटा, पहले क्वेश्चन में लिखा है, पहल विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द टू वेव्स ना। आपके पास 4 वेव गिवन है यहाँ पे, इंफ्रारेड, माइक्रो, गामा और एक्स ना। इन चारों में से आपको बताना है बेटा कि किसकी आपकी मिनिमम वेवलेंथ है और किसकी आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा, तो देखो आपको पता है इन चारों में से गामा की क्या है, मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी। गामा क्या होगा बेटा, ये आपकी मिनिमम वेवलेंथ होगी। आप चार्ट से याद कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था अभी ना। तो इसकी क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा। गामा हो गया बेटा मिनिमम लैम्डा। सही है। और जो है आपका, आप क्या पूछा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बेटा किसकी होती है, माइक्रोवेव की होती है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी बेटा होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी, माइक्रोवेव। ये सबसे नीचे आता है ना, गाड़ी एक्सयूवी इंडिया में रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ आर नहीं है रेडियो, अदरवाइज रेडियो की और कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा है राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द टू वेव्स ना, किसी भी दो का हमें यूज लिखना है। तो गामा का लिख दो, क्योंकि गामा बेटा कहाँ काम आती है, गामा कैंसर में काम आती है, तो टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, अगला क्या है, एक और जो हमें माइक्रोवेव हमें जिक्र किया गया था उसका, उसका भी लिख दो। माइक्रोवेव कहाँ आती है, सैटेलाइट के कम्युनिकेशन में लिख दो, कम्युनिकेशन इन सैटेलाइट। ठीक है बेटा, तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या बोल रहे हैं, राइट द टू प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो बेटा ये वाला पार्ट इस बार कटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, ये पार्ट बहुत डिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके पास जो मटेरियल आप यूज करेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए, पहली बात कि जो उसकी कोरोसिविटी है हाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई कोरोसिविटी होनी चाहिए, कोरोसिविटी। ये इस तरह से लो, यदि आपने पढ़ा हो ना तो उसका टर्म है बेटा। ठीक है, बी क्या होता है आपका, रिटेंटिविटी भी बेटा हाई होनी चाहिए।
हाई रिटेंटिविटी, और तीसरी चीज क्या है आपकी परमेबिलिटी भी बेटा हाई होनी चाहिए। तीनों चीजें हाई होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपका परमानेंट मैग्नेट बनता है। हाई रिटेन परमेबिलिटी, ठीक है। अब आपसे पूछा है आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में क्या होना चाहिए। देखो बेटा सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी, बस केवल और केवल क्या रहेगा, परमेबिलिटी सेम रहेगी हाई, और दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये भी लो आपकी और ये भी लो, लो कोरेसिटी और लो ही रिटेंटिविटी, लेकिन हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम यूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, अदरवाइज क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बनेगा, जिसमें तीनों चीजें हाई होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोल रहा है, इन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा स्कैटरिंग बाय द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, जो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, गाय और मैडसन ने। ठीक है, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। देखो बेटा ये तो ग्राफ वही उसने बना रखा है, ड्रॉ ए प्लॉट बोला है लेकिन ये ग्राफ बना रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल और किसके बीच में है, स्कैटर्ड एंगल के बीच में है। पूछा क्या है आपसे, व्हाई इज इट ए दैट ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट थीटा ग्रेटर देन 90। ये बोल रहा है कि थीटा ग्रेटर देन 90 पे बहुत कम पार्टिकल जो है स्कैटर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फंक्शन है, इम्पैक्ट पैरामीटर आपको पता हो क्या था, इम्पैक्ट पैरामीटर, बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से लेके, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, इधर से अल्फा पार्टिकल इसकी बम्बार्ड करते हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ना, वेलोसिटी वेक्टर जिसका ये है, जैसे यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन है, यहाँ पे इस तरफ है ना, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाली, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं ना। तो आप देखते हैं कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो जीरो हो जाता है किस केस में, जैसे ही आप थीटा से ग्रेटर देन में आते हैं तो ना, क्योंकि थीटा से ग्रेटर देन आने पर थीटा 180 होती है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे ही ग्रेटर देन 90 आएंगे तो आप फील करेंगे कि जो थीटा की इम्पैक्ट बीटा की बी की वैल्यू होती है वो टेंस टू जीरो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कुलम्बिक फोर्स है वो बढ़ जाता है, और कुलम्बिक फोर्स बढ़ेगा तो बेटा क्या होता है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा जैसे ही होगा तुरंत वो रिपल मारना शुरू कर देता है। क्योंकि आपका होता क्या है, देखो ऐसे होता है, समझाता हूँ यहाँ पे ना, ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, इधर से अल्फा पार्टिकल एक आया, एक ये आया, एक ये आया, ठीक है, एक यहाँ जा रहा है। देखो आप देख रहे हैं इनके बीच में तो कुछ ना कुछ यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर है, तो आप देखते हैं कि जो यहाँ से डाइवर्जन होता है इस पे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू इस वाले के ना, लेकिन जो ये वाला पार्टिकल है इस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। इसलिए लिखा है कि थीटा ग्रेटर देन 90 होने पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू नियर अबाउट जीरो शुरू हो जाती है, और जैसे ही थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो बेटा बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है इम्पैक्ट पैरामीटर की। इसलिए जो है जितना क्लोज आएगा उतना ही रिपल्सन का फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यही कारण है कि जो आपके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं वो थीटा 90 से ज्यादा डिग्री पे जाते हैं, अदरवाइज जो है मैक्सिमम पार्टिकल लेस देन 5 डिग्री पे चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें और में पार्ट में लिखा हुआ है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा समझना क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ना। ए न्यूक्लाइड 1 इज सेड टू बी मिरर आइसोबार ऑफ न्यूक्लाइड 2। ये बोल रहा है कि एक आपके पास न्यूक्लाइड एक है, इस वाले को दूसरे का मिरर आइसोबार बोला जाएगा। कब बोला जाएगा, यदि पहले वाले का जो एटॉमिक नंबर है वो दूसरे में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके बराबर होंगे, या फिर यदि दूसरे का एटॉमिक नंबर है Z2 उसमें जो पहले वाले में न्यूट्रॉन की संख्या है उसके बराबर होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है व्हाट न्यूक्लाइड इज ए मिरर आइसोबार ऑफ सोडियम ना, लिखा है यहाँ पे 11 सोडियम 23 ना। तो इसमें देखो जो प्रोटॉन है जो Z1 है वो कितना है, 11 है, और जो यहाँ आपके न्यूट्रॉन है बेटा N1 वो कितने हैं हमारे पास, 23 में से 11 गया वो है हमारे पास 12 ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो इसका मिरर आइसोबार बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सोच के देखो अपने आप। ये बोल रहे हैं कि जो Z1 है वो 11 है, तो जो अगले वाले का जो Z1 होगा वो कितना होगा, N2 होगा ना, और लेकिन जो Z2 बनेगा जो हमें लिखना है Z2 ना, वो कितना उसका N1 की मतलब 12 होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर ना, तो ये 12 हो गया हमारा। तो लेकिन 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, तो ये Mg हो गया, और मैग्नीशियम का ये कितना होता है 23, यहाँ पे लिख दो 23। अब आप देख रहे हैं देखो इसके अंदर कितना है, Z2 की वैल्यू कितनी है 12 है, लेकिन बेटा जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे N2 वो कितने हैं 11 है। अब देखो हो गया ना इस बार, देखो यहाँ Z1 की वैल्यू 11 है 13 और वो N2 के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो N1 है वो Z2 के बराबर है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, जो सोडियम का जो आइसोबार है मिरर आइसोबार वो कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा 12 Mg23। ठीक है,
आगे पूछा है विच न्यूक्लाइड आउट ऑफ द टू मिरर आइसोबार हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी एंड वाई। देखो बेटा ये बोल रहा है कि इन दोनों में से सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है Z2 ज्यादा है एज कम्पेयर टू Z1 के, क्योंकि एम क्योंकि ये तो सेम ही है 23 ना, तो जिसका Z2 ज्यादा इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। तो इसमें क्या है कि जो Mg की बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसके, सोडियम के। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एंड इक्विकोनकेव लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 3/4 है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये आपके पास गिवन है चीजें ना। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, ऑफ इट सरफेस फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको म्यू निकालना है ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस ना। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो आपके पास जो है क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स है, इसका मतलब इक्वी कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। देखो बेटा यहाँ भी फर्क ध्यान रखना आपने, यदि यहाँ पे कॉन्वेक्स होता, मैं समझा देता हूँ क्या दोनों में फर्क है। यदि यहाँ कॉन्वेक्स होता तो बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले फेस की प्लस आर लेते हैं और दूसरे की लेते हैं माइनस आर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इक्वी कॉनकेव लिखा है, तो बेटा पहले वाले की रहेगी माइनस आर और दूसरे की रहेगी बच्चे प्लस का आर। बस ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब यदि मैं यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस वन, ये होता है बेटा 1/r1 माइनस का बच्चे 1/r2। अब वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉनकेव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ भी माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे बाद में। ये हो गया बेटा म्यू माइनस वन, 1/r1, ये माइनस का 1/r, ये ऑलरेडी 1 का r हो गया, तो बेटा ये बन गया माइनस का म्यू माइनस वन 2/r। और ये किसके बराबर है, ये हमारा 1/f के बराबर है। तो 1/f में डालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर उल्टी हो जाएगी, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3r नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा माइनस का 3r, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, r से r कट गया, तो यहाँ से आप म्यू सिंप्लीफाई कर लो, तो बेटा म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका ना। अब आपसे पूछा है अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस ना। देखो बेटा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, तो पोलैरिटी चेंज के लिए मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए लेंस के कंपेयर में, तभी जाके वो क्या काम करता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इस वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन जो है पिछले 3 सैंपल में हम सोल्व कर चुके हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर भी मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ, दोबारा से सुनो। देखो बेटा यदि आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के मीडियम के बराबर है तो क्या करते हैं, वो एकदम प्लेन शीट की तरह बिहेव होता है। ठीक है, तो उसके कोई डाइवर्जन नहीं आता रेज में, रेज सीधी निकल जाती है, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ एक लेंस ले लिया, ये कॉन्वेक्स ना, यहाँ पे 3 रेज आ रही है बेटा, जो लेंस है हमारा उसका ग्लास का लिख दो, और जो बाहर है मीडियम उसको उसको म्यू एम लिख देते हैं। ठीक है, अब पहला केस है बेटा कि दोनों में जो है बराबर है, तो आपको पता है दोनों, मान लो ये एयर है ये भी एयर है, तो उसकी जो रेज है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो आप देखते हैं रेज जो है सीधी निकल जाएगी ऐसी सीधा। ठीक है, लेकिन दूसरा केस, यदि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू ग्लास के, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीडियम के ना, यदि ऐसा होगा तो आप देखते हैं कि जो ग्लास है, जैसा भी ग्लास है, मतलब यहाँ लिखा है कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, तो बेटा ये जैसा था वैसे ही बिहेव करेगा अपने वे में ना। तो आप देखते हैं जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, तो ये क्या काम करता है, ये कन्वर्जिंग होता है, तो बेटा ये सीधी जो जो सेंटर से जा रही है वो सीधे निकल जाएगी, ये कन्वर्ज कर देगा ऐसे ना। तीसरी बात, यदि बेटा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू जी के ना, ग्लास के, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी पोलैरिटी हो जाती है चेंज, बेटा यहाँ हो जाती है इसकी पोलैरिटी चेंज, बस ये टर्म ध्यान रखना। यदि जो ये अभी कॉन्वेक्स था तो अब ये काम कैसे करेगा, ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से ये कन्वर्ट ये कर देगा, ये तो सीधी निकलेगी, ये इसे डाइवर्ज कर देगा ना। तो जब भी आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो कैसे काम करेगा, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो यहाँ कॉनकेव था आपके पास, डाइवर्जिंग था, ये पूछ रहा है कन्वर्जिंग बन जाएगा। तो कन्वर्जिंग कब बनेगा, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, किससे, 5/3 से ना, तब जाके ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन ना। देखो बेटा आपको पता है एन टाइप में क्या होता है, डोनर लेवल होता है एक ना, जिसकी एनर्जी गैप कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पी टाइप में होता है बेटा एक्सेप्टर लेवल ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, होल्स होते हैं ना, एक होल एक इलेक्ट्रॉन उसकी कमी होती है। ठीक है, यदि मैं इनका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो देखो यहाँ बना लेते हैं, दोनों एक जगह बना लेते हैं फटाफट से। देखो तो आपको पता है बेटा नीचे तो यहाँ आते हैं आपकी ये वैलेंस बैंड होता है हमारा,
यहाँ ये होता है कंडक्शन बैंड और बीच में आता है हमारा एनर्जी गैप वाला पार्ट ना। इसी तरह यहाँ बनाता हूँ मैं, ये देखो ये बना लिया मैंने यहाँ पे, आपको अच्छे से बनाना है पूरा, ठीक है बेटा। ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका हो गया बच्चे कंडक्शन बैंड, बीच में आ गया बेटा एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप कितना है, सेमीकंडक्टर में ऑलवेज कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पे बेटा ये क्या है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन यदि आप एन टाइप की बात कर रहे हैं, तो जो बेटा एन टाइप में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कहाँ लगते हैं, उसमें डोनर लेवल आता है आपका ना, वो कहाँ रहता है, जो आपका कंडक्शन बैंड नहीं है ये CV, ये कंडक्शन बैंड है बेटा, ये वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड से नीचे लगा होता है उसका एनर्जी लेवल्स ना, ये ऐसे होता है यहाँ पे ना, दैट इज डोनर लेवल ना, जिसकी एनर्जी गैप कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यदि पी टाइप होगा तो बेटा जो पी टाइप होता है उसमें जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो कहाँ होता है, वो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव में होता है। और कंडक्शन बैंड के नीचे कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड में एन टाइप में होता है, उससे नीचे, और यहाँ वैलेंस बैंड में इससे ऊपर होता है, हल्का सा यहाँ पे रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया यहाँ पे एन, ये कौन सा है, ये एक्सेप्टर लेवल हो गया EA, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। ये दोनों इसमें बनाए गए थे, ये पूछ रहा था इसमें ना, ठीक है। आगे पूछो क्या लिखा है, लिखा है डोनर और एक्सेप्टर लेवल भी लिखा है, वो मैंने दिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट देखो, और पार्ट क्या बोल रहे हैं, 3 डायोड photodiode D1 D2 एंड D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर हैविंग ए बैंड गैप ऑफ, आपके पास जो है 3 डायोड है, एक D1 है, एक D2 है, एक है बेटा D3 ना। एक का एनर्जी गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का है बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे का है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा है विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम ना। अब बोल रहे हैं कि आपके पास जो लैम्बडा गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। आपको बताना है इन तीनों में से जो कौन सा डायोप्टर, जो कौन सा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो डिटेक्ट करेगा लाइट को ना। तो आप इसे सिंपलीफाई कर लो, पहले आप ये निकाल लो कि जो आपका ये लैम्बडा है उसके पास इसकी वजह से कितनी एनर्जी है बेसिकली ना। एनर्जी क्या होती है बेटा, एच न्यू होता है, दिस विल बी एच सी बाई लैम्बडा। अब मैं एच की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी की वैल्यू क्या होता है, 3 10 की पावर 8 हो जाएगा बेटा। लैम्बडा कितना है हमारे पास, 6000 है, इंटू एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। जो ये वैल्यू आएगी उसको यदि मैं डिवाइड मार दूं सीधा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के, क्योंकि बेटा जो ये वैल्यू आएगी वो एक्चुअली किस में आएगी, जूल में आएगी ना। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेक करना है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो जब भी आप जूल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो बच्चे जो हमारे पास यहाँ एनर्जी आती है वो आएगी बेटा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए इनफ होगी, बेटा D1 तो उससे नहीं निकलेगा ना, ये निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए इनफ है। हमारे पास कितने 2.06, इसका मतलब जो रेडिएशन होगा तो ओनली D2 डिटेक्ट करेगा हमारे पास ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D2, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, आई की वैल्यू हमें बेटा बतानी है, एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर द इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, आपके पास इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है, ध्यान रखना, हैव ए पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाई 4। तो देखो पहली कंडीशन देखो यहाँ पे ना, जो आपके पास बेटा पार्ट डिफरेंस गिवन है कितना है, लैम्बडा अपॉन 4 है ना। तो यहाँ से मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ, मेरे को इसका यूज आएगा क्या, देखो अभी बता रहा हूँ। तो बेटा फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई हमारे पास। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू होता है बेटा पार्ट डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डाल दो, लैम्बडा अपॉन 4, ये कट गया, ये कट गया बेटा, ये आ गया पाई अपॉन में 2, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया। यदि मैं इंटेंसिटी में पुटअप करूँ इसको, तो बेटा इंटेंसिटी का एक कॉमन फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, यदि इक्वल इंटेंसिटी हो तो बेटा ये आता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे फाई क्या है, फेज है, तो यहाँ पे इसे पुटअप कर दो, तो ये हो गया 5I0 cos स्क्वायर, फाई हो गया हमारे पास पाई/2 और इंटू 2 नीचे है, दिस विल बी पाई/4। तो बेटा ये बन गया हमारे पास 4I0 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4। अब बेटा cos पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बन जाएगा। तो ये बन गया 4I0 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से 2, तो बेटा ये बन गया 2I0। तो पहले वाले में इंटेंसिटी कितनी है, 2I0, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 2I0, ठीक है।
इसी तरह सेम वे में आप लैम्डा 3 डालेंगे यहाँ पे, तो जो आपका पार्ट डिफरेंस है जिसे हम डेल एक्स लिख सकते हैं वो कितना है, लैम्डा अपॉन 3 है। यदि मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा डेल फाई, वो बन जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन में 3, ये कट गया यहाँ से, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 2 पाई अपॉन में 3। फिर अपनी इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डाल दिया। इस बार जो आई डैश बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2 होता है फॉर्मूला, आपने 5 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, तो बेटा ये बन गया 4 आई नोट कोस स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई अपॉन में 3 इंटू 2 नीचे है ये ऑलरेडी, 2 से 2 कट गया, पाई/3 आ गया। और कोस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोस पाई/3 होता है हमारे पास sin 30 मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया 4 आई नोट इंटू 1/4, ये कट गया बेटा, कितना आया आई नोट, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नोट हो जाएगा। ठीक है इससे, तो ये क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, टू आइडेंटिकल पॉइंट्स है। देखो आइडेंटिकल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, दोनों का जो है क्यू सेम है और दोनों कहाँ रखे हैं, 2 मीटर अपार्ट इन एयर रखे गए हैं ना। ये आपके पास दो चार्ज है, एक की वैल्यू क्यू है, दूसरा बेटा क्या है आपके पास क्यू है। ठीक है, ये स्मॉल क्यू है। ठीक है, बेसिकली ना दोनों कितने पे 2 मीटर पे रखे गए हैं। आपसे पूछा क्या है, अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू of the unknown magnitude and sign is placed on the lining joining the charges such that the system remains in equilibrium। आपको बताना है कि एक चार्ज हमारे पास कैपिटल क्यू है, उसे हम कहाँ छोड़े इस लाइन पे कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे हैं, तो उसकी पोजीशन भी बतानी है और उसका नेचर भी बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो बेटा उसे मान लेता हूँ मैंने, एक यहाँ पॉइंट मान लिया P, जो कि इस क्यू वाले चार्ज से कितनी दूरी पर है, एक्स सेपरेशन पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर में है तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो ये फोर्स इस पे लगाएगा और जो ये फोर्स इस पे लगाएगा दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में चार्ज रहेगा। तो आपका नेट फोर्स निकाल लो इसके इसके बीच का, कितना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा के क्यू इंटू, यहाँ पे आपने क्या रखा है, कैपिटल क्यू रखा है, ये कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनके बीच की दोनों की। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच का निकाला जाए, दिस विल बी के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई, ये हो गया बच्चे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो पूरा कट गया, तो ये इधर, तो ये स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ काट दो स्क्वायर भी, तो बेटा ये हो गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 1 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है आपका सेंटर में आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका चार्ज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों सिस्टम पूरा का पूरा। ठीक है, आप पूछा है नेचर कैसी होगी, बेटा नेचर कुछ भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव ना, क्योंकि मान लो ये पॉजिटिव हुआ आपका, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको रिपल करेगा इधर, ये वाला इसको रिपल करेगा, तो दोनों फिर भी सिस्टम कैसा रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यदि आप नेगेटिव छोड़ोगे तो भी ये क्या काम करेगा, इसको खींचेगा, ये वाला इधर वाला भी खींचेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अब होगी बेटा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26, मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट फटाफट करा रहा हूँ जिससे कि थोड़ा समय कम लगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। आपके पास देखो ये पैरेलल वायर है, ये ए वायर है ऐसे, ये बी वायर है। ठीक है, दोनों जो है दोनों के बीच में कितनी सेपरेशन है, डी सेपरेशन है। कैरी इक्वल करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में मान लो ऊपर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी आई है बेटा, यहाँ पर भी आई है आपका। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, आपके पास ये फिगर बना रखी है। पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन देम एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन वायर ना। आपको एक पॉइंट पी गिवन है जो कि कितनी दूरी पर है, पहली वायर से एक्स सेपरेशन पे, तो बेटा दूसरी से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स पे। तो आपको भी ये बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पी पे कितना बनेगा। देखो बेटा बेसिकली देखा जाए तो बोर्ड 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो एप्लीकेशन है बायोट से मतलब कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपको केवल सर्कुलर ही वायर का आपके सिलेबस में है कि उसके सेंटर पे निकालो या उसके एक्सिस पे निकालो ना। लेकिन इसमें कौन सी एप्लीकेशन यूज होने वाली है भी, देखो मैं बता देता हूँ बेटा, इसमें एप्लीकेशन यूज होगी, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो करता है और एक पॉइंट है जो हमारे पास इसमें नजदीक भी है ना, तो ये पॉइंट पी है हमारा, यहाँ पे मान लो इसकी सेपरेशन है ये एक्स है, तो बेटा जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये स्ट्रेट वायर वाली एप्लीकेशन यहाँ यूज होगी, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसकी वैल्यू होती है बच्चे म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। देखो जैसे इसकी वजह से निकाला जाए, पहली इस वायर की वजह से ना, तो यहाँ जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बना
उसकी वैल्यू आ गई बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू सेपरेशन तो एक्स ही है, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेते हैं इसको ना। जो इसकी वजह से इस वाले की वजह से इस पॉइंट पे बनेगा वो कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई तो सेम है बेटा डिवाइड बाई 2 इंटू केवल सेपरेशन क्या बनेगा, पाई भी सेम रहेगा इंटू एक्स हो गया चेंज, डी माइनस एक्स हो गया, ये आपका B2 आ गया। अब दोनों में से देख लो किसकी डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी किसकी डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। देखो बेटा यदि मैं इस वाली वायर की वजह से इस पॉइंट P पे देखता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, तो यहाँ हो गया बेटा आउटवर्ड, ये डॉट लगा देते हैं। और जो ये वाला है इसकी वजह से आप देखते हैं तो ये आता है बेटा डाउनवर्ड अंदर की तरफ ना, ये तो अपवर्ड आ गया बाहर की तरफ, ये आ गया इनवर्ड, इसे क्रॉस लगा देते हैं ठीक है बेटा। तो जो नेट फील्ड है वो कितना बनेगा, नेट फील्ड के लिए आप देख लो कौन सा ज्यादा कौन कम है, दोनों को आप एडअप कर दो, जो आपका नेट फील्ड आ जाएगा देखो, तो जो यहाँ बी नेट आएगा बच्चे हमारे पास वो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइड में जो कॉमन आ सके दोनों में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा। ज्यादा कौन सा है देखो, ज्यादा आपको पता है एक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू डी, इसके डी माइनस एक्स के ना, तो इस वाले में से ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन डी माइनस एक्स, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो म्यू नोट आई अपॉन में बेटा 2 पाई तो बाहर ही है, इनका एलसीएम ले लो, डी माइनस का एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स, ये आपका एलसीएम आ गया, इसे आप सिंप्लीफाई कर ले बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास बी नेट जो आया हमारे पास, उसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास म्यू नोट आई अपॉन में ट्वाइस पाई, ये डी माइनस 2x बन गया डिवाइड बाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स, तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया, जो कि कहाँ आ जाएगा आपको पता है कि ये कहाँ आने वाला है, जहां पर भी आपका बी, ये पहले वाला था आपका, पहले वाला कहाँ है आउटवर्ड है, तो बेटा ये भी आपका क्या आएगा अपवर्ड आ जाएगा बाहर की तरफ ठीक है अच्छी। अब आपसे पूछा है इसका सेकंड पार्ट है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस एक्स 0 और डी के बीच में ना, तो आपको मतलब बेसिकली क्या है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया ना इसका डायग्राम बनाना है। देखो आपको पता है कि जो बी है वो इन्वर्सली किसके है बेटा एक्स के है ना, यदि मैं इसमें देखूं तो भी, यदि मैं डी माइनस एक्स पे देखूं वो भी आपका इन्वर्सली है ना, तो इन्वर्स ग्राफ कैसे बनता है, आपको पता है कि इन्वर्स ग्राफ में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग में ना, तो यदि मैं यहाँ ग्राफ बना दूं आपको दिखाऊं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो बेटा ये आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये 0 मान लेते हैं पॉइंट हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे बी ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ये पूरी सेपरेशन 0 हो गया, ये मान लेते हैं डी है हमारे पास ना, ये पूरा क्या हो गया एक्स इक्वल टू डी हो गया। तो जैसे आप देखेंगे कि d/2 तक इसका ग्राफ गिरता है, उसके बाद ये ग्राफ यहाँ पे कैसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ये हमारा क्या है आधा हो गया, d/2 तक ऐसे है और आगे d/2 तक भी फिर ऐसे है ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चे ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक मिनट लेकिन रीड कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, बस थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, हल्का सा बताऊंगा अभी क्या। देखो लिखा है अ व्हील ऑफ 8 मेटेलिक स्पोक्स, देखो बेटा मेटेलिक स्पोक्स का मतलब मान लो ये पहिया है आपका, ये रिम है आपके पास, और जो ये बीच में होता है एक्सल ना ठीक है, जहाँ पे रिम जो ये ताड़ी लगी होती है इनको बोलते हैं, ये होता है बेटा मेटेलिक स्पोक्स ना, इनको बोलते हैं मेटेलिक स्पोक। यहाँ पे कितने ये 8 लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई है ना, तो 8 मेटेलिक आपके पास स्पोक्स है, हर किसी की लंबाई कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर है, is rotated with a speed of 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आपके पास ओमेगा भी गिवन है हमारे पास ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है आपके पास ठीक है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे पढ़ो, इसे यदि मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो बेटा ये बन जाएगा 120 रिवॉल्यूशन डिवाइड में आ गया 60 सेकंड्स आ गया, तो ये करके कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास में, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये हमारा ओमेगा आ गया। अब पूछा क्या है टू ए प्लेन नॉर्मल टू ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, देखो बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ लिखा है ना, तो इस बार जो है अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है आपके आउट ऑफ सिलेबस है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू बता देता हूँ मैं क्या होता है, इसे bh से डिनोट करते हैं, ये होता है बेटा b cos ऑफ डेल ठीक है, डेल होता था बेटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो जो क्वेश्चन इस बार यदि आएगा ना तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना देके सीधा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देगा बस, और कुछ नहीं देगा ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन यदि इस तरीके से बनाना है तो यहाँ हमारा बी एच कितना हो गया बी कोस डेल आ गया, और बी की वैल्यू बेटा आपको पता है 0.4 है, आप इसे यहाँ पुटअप कर दो तो ये हो गया 0.4 इंटू, ये किसमें गिरा में गोस में गिवन है तो बेटा वी हैव टू कन्वर्ट इनटू टेस्ला, और एक जो गोस होता है आपका वो 10 टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला होता है, तो ये हमें इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 की पावर माइनस 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे,
इंटू कोस ऑफ डेल, और कोस ऑफ एंगल की वैल्यू जो है ना बेटा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास बी एच ना। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एक्सेल एंड द रिंग। अब आपको पता है बेटा जब भी कोई एक वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, जो आपकी क्या है किसी भी डिग्री मतलब किसी स्पीड से घूम रही है, तो उसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वैल्यू आपने पढ़ रखी होगी बेटा, E इक्वल टू होता है 1/2 बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा। ये वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। अब आप देख लो जाए बी हमारा क्या है, बी तो हमारा बी एच हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो हाफ ऑफ बी एच। तो बी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हम जानते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बी इंटू एल स्क्वायर ओमेगा, बेटा ये होता है हमारे पास ना, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, ये है हमारे पास 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई एल। एल की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 50 सेंटीमीटर लेंथ ना, तो इसे भी कन्वर्ट कर लो मीटर में, 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो, ये मीटर में के बाद स्क्वायर हो गया, इंटू ओमेगा हमें गिवन है कितना है 2 है हमारे पास ना। जब आप ये वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे ना, तो ओमेगा देखो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ओमेगा है कि फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास न्यू आया ना, क्योंकि एक सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ओमेगा है तो ओमेगा क्या बन जाएगा ट्वाइस पाई इंटू न्यू हो जाएगा। तो न्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, कोस 60 कितना होता है साइन 30 मतलब 1/2 होता है। तो जब आप ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यू बेटा कैलकुलेट के बाद कितने आएगी 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 वोल्ट आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। इसे आप कैलकुलेशन को अपने आप कर लेंगे, तो बेटा इतना ईएमएफ जनरेट होगा। आगे पूछा है हाउ विल द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बी अफेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स वार इंक्रीजिंग ना। अब देखो ये बोल रहा है कि ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ एक बात, देखो जो ये स्पोक्स लगे हैं ना हमारे मेटेलिक स्पोक्स ना, वो सारे आप देख रहे हैं यहाँ इस तरफ रिम से अटैच है और सारे यहाँ एक्सियल पे अटैच है ना। तो इसका मतलब सारे के सारे जो ये स्पोक्स है दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। और बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो कैसा रहता है, वो सेम होता है, इसलिए हर उस पे जो है आप स्पोक्स बढ़ा लो चाहे घटा लो, उससे वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ना। क्योंकि बेटा क्या है सारे वोल्टेज सारे के सारे कैसा है पैरेलल में है ना, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोल रहा है बेटा, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L 0.50 हेनरी, आपके पास L की वैल्यू गिवन है 0.50 हेनरी गिवन है आपके पास, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हमारे पास 100 है, R इक्वल टू क्या है हमारे पास 100 ओम है। इज कनेक्टेड टू ए सोर्स, हमें वोल्टेज गिवन है हमारे पास 240 का है वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे पास, न्यू की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है, जो एसी सप्लाई हम यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हमें गिवन है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, तो बेटा देखो मैक्सिमम करंट का मतलब है आई निकालना है हमें ना, आई क्या हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन, और यहाँ इंडक्टर यूज हो रहा है और यहाँ कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टर यूज हो रहा है ना। तो जो यदि मैं अपोजिशन निकालूंगा तो वी तो हमें ऑलरेडी पता ही है, वी हमारे पास कितना है जो हमें गिवन है, ये कितना है ये हमारे पास वी आर एम एस वैल्यू है। तो वी नोट क्या होता है वी आर एम एस का √2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 240 इंटू √2 डिवाइड में क्या आ जाएगा जेड, जेड निकाल लेते हैं। देखो बेटा जिस सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर लगे हो तो उसमें अपोजिशन क्या आता है, यहाँ आता है बच्चे आर स्क्वायर प्लस, वैसे नॉर्मली आता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, लेकिन इस सर्किट में कैपेसिटर सर्किट नहीं लगा, बिल्कुल कैपेसिटर नहीं है, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट, ये हमें चीजें पता है। अब आर की वैल्यू हमें पता है बेटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है बेटा ओमेगा इंटू एल, उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये उसका रूट। अब यहाँ वैल्यू पुट अप करो फटाफट से, तो ये कितना बनेगा, ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है ट्वाइस पाई इंटू न्यू होती है, तो ये हो गया बेटा ट्वाइस पाई इंटू न्यू की वैल्यू 50 है, इंटू इसका स्क्वायर है पूरे का ध्यान रखना, इंटू एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 0.50 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जेड की वैल्यू आपके पास जो आएगी उस वैल्यू को आप लिखेंगे 186.14, ये वैल्यू बेटा आप कैलकुलेशन के बाद आएगी, इसे यहाँ पुट अप कर दे बच्चे, तो ये आ गया बेटा 186.14, इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा करंट आना चाहिए 1.82 एम्पियर, ठीक है बेटा। इसे आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब क्या पूछा है आगे, व्हाट इज द टाइम लैग, आपको टाइम बताना है, टी की वैल्यू निकालनी है आपके पास ना, बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम ना, मतलब करंट मैक्स और वोल्टेज मैक्स के बीच का आपको टाइम लैग बताना है। देखो टाइम लैग का फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, पहले आप जो है फेज डिफरेंस निकाल लीजिए,
ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में क्या है, पहले आप फेज डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है tan फाई, एक होता है बेटा cos फाई ना। तो यहाँ पे यदि मैं tan फाई यूज करूंगा तो वो होता है बेटा एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये बन गया एक्सएल अपॉन में आर आ गया, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से निकाल सकते हैं, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, एक्सएल इजकल टू ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस पाई इंटू न्यू एल होती है। यहाँ वैल्यू बेटा पुटअप करो, ट्वाइस पाई इंटू न्यू 50 है, एल की वैल्यू 0.50 है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास आएगी 157, डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 100, गिवन है रेजिस्टेंस ये रहा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जो tan फाई की वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चे वो आ गई 1.57। अब लेकिन अब यहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ पे फेज निकाल लूँ ना, तो जो फेज बनेगा वो बनेगा बेटा tan इनवर्स 1.57। देखिए यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स 1.57 की वैल्यू गिवन मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा होती है कितनी, 57.5 डिग्री ना। तो आपके पास फेज चेंज की वैल्यू आ गई, फेज कितना है 57.5 डिग्री ना। हमें क्या निकालना था, हमें टाइम लैग निकालना था। तो बेटा जो टाइम का फॉर्मूला होता है डेल टी, वो होता है हमारे पास फाई अपॉन में 2 पाई इंटू जो आपका टाइम पीरियड है पूरा टी ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पुटअप कर दो, तो फाई हमारे पास है 57.5 डिवाइड बाई 2 पाई 360 आ गया, इंटू टी हमारे पास क्या है 1 अपॉन न्यू होता है, और न्यू की वैल्यू 50 है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके जो आपके पास फेज आएगा, जो टाइम आएगा वो आएगा बेटा 3.2 मिली सेकेंड 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड्स ना, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, सही है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, और वाला पार्ट। और वाला क्या बोल रहा है, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आपको ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल लिखना है। देखो मैं जानता हूँ बेटा मैक्सिमम बच्चों को इसका प्रिंसिपल पता ही नहीं होता। हर बच्चे को ये पता होता है कि ये क्या काम करता है, बस केवल ना बच्चे केवल ये जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एसी में ही, जो हाई वोल्टेज है उसको लो कर देता है और लो को जो है हाई कर देता है बस। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसका ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो पता ही नहीं होता। तो बेटा मैं आपको यहाँ प्रिंसिपल लिख देता हूँ, इसे आप अच्छे से याद रखना। है बहुत आसान, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे होगा, ठीक है। तो क्या करता है ये, आपको पता है कि ये एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। जो आपका जैसे ही आपका ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो क्या होगा, प्राइमरी पे जो है करंट में चेंज आता है, ऑटोमेटिकली जो है वही चेंज कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है सेकेंडरी से, तो वहां पे जाके उसमें चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सेम फ्रीक्वेंसी का वो है वोल्टेज आपको वहां मिल जाता है। बस केवल वोल्टेज की वैल्यू में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है बेटा। तो इसे आप लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे आप इसे, यहाँ लिखो व्हेन alternating current source AC source is connected, थोड़ी सी मेरी राइटिंग बद्दी है बस समझ लेना थोड़ा सा, कनेक्टेड टू इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ बेटा, टू द एंड, क्योंकि इस पे मेरा हाथ चलता नहीं है ढंग से ना, टू द एंड ऑफ प्राइमरी कॉइल। यदि बेटा हम क्या काम करते हैं, प्राइमरी कॉइल पे हमने क्या काम करा, एसी सोर्स को जोड़ दिया, तो क्या होगा, द करंट चेंजेस, करंट आपका चेंज आना शुरू हुआ, करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि आपका एसी सोर्स लगा रखा है, ठीक है बेटा, समझा रहा हूँ साथ साथ समझते रहना। करंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहाँ पे, इन प्राइमरी कॉइल में चेंज हुआ है ना, प्राइमरी कॉइल में बच्चा करंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू विच फ्लक्स में चेंज आएगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया वो लिंक कहाँ होता है, सेकेंडरी कॉइल से, लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है बच्चे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली वहां पे भी चेंज हो रहा है। सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा, एन ईएमएफ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या चीज सेम होती है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देन एन ईएमएफ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज डेवलप कहाँ पे, अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। तो ये इसका प्रिंसिपल है बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है बेटा। अब आगे पूछा है क्या कि हाउ इज द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये बोल रहा है यदि आपको दूर ट्रांसमिशन करना है ना, ज्यादा एनर्जी आपको दूर भेजनी है, तो हम जो है ट्रांसफॉर्मर का यूज कैसे करते हैं। क्योंकि देखो बेटा मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ, एक्चुअली क्या होता है, जहां से जो आपकी एनर्जी निकल रही है ना, मतलब बेसिकली जो पावर जनरेटिंग है स्टेशन,
वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम उसे यूज करते हैं, तो स्टेप अप कर क्या काम करता है, स्टेप बेटा वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या काम करेगा, स्टेप अप द वोल्टेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट घट जाएगा, तो करंट थ्रू द केबल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रेजिस्टिव पावर है वो घट जाती है, क्योंकि करंट घटते ही क्या होता है, जो रेजिस्टिव पावर लॉस होता है, पावर होती है हमारे पास आई स्क्वायर आर, तो आई घटते ही क्या हुआ बेटा, पावर घट गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है वहां से क्या होता है, पावर कम हो गई ना, पावर लॉस कम हुआ। लेकिन जहाँ पे हमें देना है, जहाँ पे हमें वोल्टेज पहुंचाना है, जो हमारा कंज्यूमर एंड है, वहां पे क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। वो क्या काम करता है, स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज घटा देता है। जैसे ही वो वोल्टेज घटाएगा तो क्या होगा, जिसकी वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगा तो एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। सो आप क्या काम करेंगे, एक लॉन्ग डिस्टेंस में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है। जैसे मैंने आपको बोला टू द पॉइंट आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, कट ऑफ वोल्टेज आपको पता होगा, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब ही होता है आपका स्टॉपिंग वोल्टेज ना। और स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज का मतलब होता है कि नेगेटिव या रिटार्डेड वोल्टेज, जहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसे क्या लिखेंगे आप, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव या रिटार्डेड वोल्टेज एट विच करंट विल बी जीरो। ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है मेटल सरफेस से ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। आगे दिखाएं इन द रिलेशन टू फिनोमेना ऑफ, ये तो हो गया। अगला पार्ट क्या लिखा है, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन शो हाउ द कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्लॉट या ग्राफ। ये बता रहा है कि भाई जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है उससे आप जो है कैसे कट ऑफ वोल्टेज, मतलब कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है उसे निकालेंगे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है बेटा, जो आइंस्टीन की इक्वेशन है, आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जो आपकी एनर्जी है एच न्यू, वो दो चीजों में काम आती है। एक तो क्या काम करता है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक उसको जो है वर्क फंक्शन देता है। ठीक है, यदि मैं बेटा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, दिस विल बी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बन जाएगा। और वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है एच इंटू न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हमारे पास ई इंटू वी नोट। यदि मैं यहाँ से वी नोट निकाल लेता हूँ तो वी नोट क्या बन जाएगा बच्चे, हमारे पास ई हमारा नीचे आ जाएगा ये, तो एच अपॉन ई न्यू माइनस का एच अपॉन ई इंटू न्यू नोट। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को देख के यदि मैं इसकी कंपेयर कर दूं बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, समझते रहना। देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा जो c होता है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो कितनी आ गई हमारे पास, एच न्यू नोट बाय अपॉन में ई आ गया। ध्यान देना, पहली चीज हमें ये मिली। दूसरी बात, जो हमारा ये एम है, एम होता है बेटा स्लोप। तो जो स्लोप आया हमारे पास वो कितना आएगा, एच अपॉन में ई आएगा। अब यदि मैं इसका ग्राफ बना दूं यहाँ पे ना, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ किससे बनता है हमारे पास, यहाँ माइनस सी हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू गिवन है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यदि मैं y एक्सिस पे रखूँ पोटेंशियल को, यहाँ रखूँ बच्चे क्या, फ्रीक्वेंसी को ना, तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, ये हो गया। तो जो इसका स्लोप है, किसका स्लोप है, ये स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी, दिस विल भी क्या देगा हमें बेटा, एच अपॉन ई दे देगा। तो ये तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा स्लोप से। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो हमें इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यहाँ कट कर रहा है ना, ये वाली वैल्यू बेटा सी होती है आपके पास ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, c इज इक्वल टू हो गया माइनस का एच न्यू नोट अपॉन में ई, जिसे हम बोल सकते हैं वर्क फंक्शन डिवाइड में ई ना। तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन मिल जाता है। तो ये अगर आप यहाँ बनवाना था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा है एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल ना। आपके पास क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक बेटा आपके पास प्रोटॉन है, दोनों जो है वो सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट होते हैं। आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो बेटा, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का वो रेशियो, वो रिलेशन निकालना है जिसमें पोटेंशियल आता हो। तो बेटा आपको पता है कि जो लैम्बडा का फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन में ट्वाइस एम इंटू के ना, का स्क्वायर रूट। और के क्या होता है, के होता है क्यू इंटू वी। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, क्यू इंटू वी का स्क्वायर रूट। वी हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब आप देखो जरा, जो आप चीज सेम है ना उसे हटा देते हैं, एच हमारा कांस्टेंट है, हटाओ,
वी नोट हमारा सेम बोला, दोनों के लिए सेम है, 2 हमारा कांस्टेंट है। तो बेटा जो लैम्डा का जो बेसिक फॉर्मूला आया वो आ गया हमारे पास m इंटू क्यू का स्क्वायर रूट। अब यहाँ फटाफट से आप रेशो निकाल दो बस। यदि आप जो है अल्फा की बात कर रहे हैं तो लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बच्चे m अल्फा इंटू क्यू अल्फा का स्क्वायर रूट। लैम्डा प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो बेटा ये बन जाएगा 1 अपॉन एम पी इंटू क्यू पी का स्क्वायर रूट। दोनों का आप रेशो निकाल दो, रेशो पूछा गया है ना आपसे, ठीक है। तो लैम्डा अल्फा अपॉन में आ गया बेटा लैम्डा इंटू प्रोटॉन, तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो पूरे के स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास एम पी इंटू क्यू पी डिवाइड में आ गया बच्चे एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो। एम पी क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन को एम लेते हैं हम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हमारा क्यू है, लेकिन जो मास ऑफ अल्फा है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, 4 गुना ना, और ये होता है बेटा 2 टाइम्स ना, ये 2 क्यों हो जाएगा, तो एम क्यू कट गया, क्या बच गया 1/8 का पूरे का स्क्वायर रूट, दिस विल बी 1/2 रूट 2 ना। तो रेशियो आ गया बेटा 1:2 रूट 2। दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी ये बेटा पेपर में आने का चांस है, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये बेटा 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 5 मार्क्स वाला आ जाएगा और केस बेस्ड स्टडी बचेगी, ठीक है। देखो, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर ना। देखो बेटा, यदि हम वेव पिक्चर की बात करें तो जो इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली होती है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि इसमें फोटोन पिक्चर के अंदर ना, ठीक है। तो फोटोन पिक्चर में जो इंटेंसिटी होती है ना, समझना अच्छे से इस चीज को, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ना, जो हम देखते नहीं है कि भाई जितनी हम ज्यादा इंटेंसिटी डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने आ रहे हैं, पहली बात तो ये, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने जा रहे हैं, वो होती है आपकी इंटेंसिटी। जिसे हम कैसे मेजर करते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है ना, जो फोटोन्स की, वो क्या होती है कि जो एनर्जी आपकी गिर रही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितनी है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड मतलब पर टाइम ना, ये होता है आपका इंटेंसिटी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ आ जाएगा सेकंड ना। यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो बेटा क्या बन जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड ना। और जूल पर सेकंड क्या होता है, वोट होता है हमारे पास, तो बेटा ये बन जाएगा वोट पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट भी कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल फॉर द 3 डिफरेंट इंटेंसिटी। आपके पास जो है यहाँ ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, करंट वर्सेस वोल्टेज का, वी और आई का ग्राफ बनाना है अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ओके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ो, क्या लिखा है इसमें ना, टू ऑफ विच I1 एंड I2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी। यदि बेटा सेम फ्रीक्वेंसी बनती है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही रहेगा ना। एंड थर्ड हैज फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन पहले वाले की ना। देखो, यदि मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, इस चीज को समझना, ये आपके पास बेटा पोटेंशियल हो गया, ये आपके पास हो गया करंट, ठीक है। अब आपसे बोला है कि भाई जो इंटेंसिटी है वो I1 I2 के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये मान लो आपका I1 है, ये मान ले बच्चे आपका I2 है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ ऐसे आता है, आपको पता होगा ना, ये ग्राफ ऐसे ऐसे घूमता है, और यदि फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये बेटा I1 हो गया, जो कि I1 ज्यादा है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बेटा I1 ही है आपका ना। तो यहाँ I1 ले लेते हैं ऊपर वाला, ये ले लेते हैं I2, ठीक है। I1 ज्यादा हो गया इस वाले केस में, ग्रेटर देन I2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों का देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये तो ग्राफ इसका बन गया। लेकिन यहाँ देखो कंडीशन क्या लिखी है, थर्ड हैज फ्रीक्वेंसी न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन जो इंटेंसिटी है उसकी कम है। इट मीन्स क्या है, इंटेंसिटी थर्ड तो सबसे कम है, तो ग्राफ तो नीचे रहेगा, इंटेंसिटी वाला लैम जो I3 है वो नीचे रहेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इसे क्रॉस करके निकल जाएगा आगे, ये ना, ये ऐसे ही निकल जाएगा आगे की तरह, ध्यान रखना। तो जो यहाँ है फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, तो न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका ना, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे पूछा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कर्व ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन ना। अब ये बोल रहा है कि जो ये कर्व है ना उसके बेस पे हमें जो है आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से बताना है कि नेचर कैसा रहेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, इस इसके ये जो ग्राफ हमारे पास आया है ना, इस ग्राफ को बेसिकली एक्सप्लेन करना है ना। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, देखो जो इंटेंसिटी है I1 एंड I2 ना, ये क्या शो कर रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर
I1 एंड I2 क्या है, सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है आपकी ना, ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी ना। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दूसरे वाले का डिफरेंट है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। और दूसरी बात की जो सैचुरेशन करंट है वो हमने दिखाई रखा है ऑलरेडी ना, ये हमारा सैचुरेशन करंट है यहाँ पे ना। इसके बाद जो है आप कितना वोल्टेज बढ़ा लो या घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो ये आपको केवल ग्राफ का नेचर बताना था यहाँ पे ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आगे बच्चे हमारे पास सेक्शन नंबर डी, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास, 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे ना। देखो पढ़ो फटाफट से। पहले पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो बेटा कैपेसिटर आपको पता होता है कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि यदि आपके पास एक चार्ज प्लेट है, उसके पास में जो है एक अर्थ वाली प्लेट लेके आया हूँ, अनचार्ज वाली, ठीक है बेटा, ये अर्थ वाली हम अनचार्ज प्लेट लेके आ गए इसके पास ना। तो आप क्या देखते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ना। तो ये क्या होता है, एक कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग कंडक्टर जो है इंक्रीज हो जाता है, कब, यदि हम वी व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट ना। तो इसका प्रिंसिपल में आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपके पास, जो मैं बोला हूँ वही लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये क्या होता है बेटा कि कैपेसिटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट, कौन सा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, कब बढ़ जाता है, इफ वी प्लेस अ अर्थ कंडक्टर नियर इट। यदि हम किसी भी कैपेसिटर के पास में जो है एक अर्थ को करके ना एक कंडक्टर रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे लिखा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो डेरिवेशन नहीं है, जो C इज इक्वल टू आता है बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पहले आपको ये ड्राइव करना है पैरेलल प्लेट का, और आपसे बोला है कि हम डायलेक्ट्रिक पुटअप कर रखा है ना। तो आपको पता है जैसे हम डायरेक्टली पुटअप करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये डायरेक्टली पोर्शन किस पे होता है, एप्सिलॉन नोट पे ना। जैसे हम मीडियम डालते हैं, तो जो मीडियम की परमिटिविटी है वो यहाँ आ जाएगी, C इक्वल टू हो जाएगा E एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। और जो बेटा एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है, E नोट इंटू के आ जाता है यहाँ पे ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो जो आपका कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नोट A बाई डी। इसे आपको खुद से ड्राइव करना है, ये नॉर्मल डेरिवेशन है, 2 मार्क्स वाला है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन समझ लो बस, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है पेपर में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज ना। आपके पास ये कैपेसिटर था, ये इसे आपने पहले केस में जो है ऐसे भर दिया जैसे ये गिवन है ना, ठीक है, पूरा आपने फुल्ली फिल्ड कर दिया इसको। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। मतलब आपने कैसे भरा है, इसका जो एरिया है आधा आधा दिखा रहा है ऊपर नीचे ना, देखो यहाँ पे ना। लेकिन ये नीचे वाले दूसरे वाले केस के लिए ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो सेपरेशन है वो D है, और यहाँ एरिया कितना है इसका, E है, ठीक है बेटा। दूसरे केस में आपने कैसे भरा है, ये यहाँ लिखा रखा है, एक तरफ भरा है K1, एक तरफ भरा है बेटा K2, ठीक है। इन द सेकंड केस इट इज फिल्ड विद टू स्लैब ऑफ इक्वल डायमेंशन बट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है, ठीक है। आपको बताना है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेम इन टू केस ना, यहाँ का जो कैपेसिटेंस है C और जो यहाँ का पूरा C है वो दोनों क्या है, बराबर है, ये गिवन है ना। आपको बताना है K1 और K2 में रिलेशन बताना है आपके पास, ठीक है बेटा। देखो फटाफट से, ये आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए यदि मैं पहले क्वेश्चन उसकी बात करूँ ना, जैसे आपने यहाँ डायलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया है, तो जो इसका कैपेसिटेंस है आप जानते हैं, जैसे डायलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाएगा। तो बेटा यहाँ का कैपेसिटेंस मान लेते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, के इंटू बेसिक होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ एरिया भी ये है और सेपरेशन भी डी है। तो पहले वाले का तो ये हो गया बेटा के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना। अब यहाँ दूसरे केस की बात करो, जो यहाँ दूसरे में गिवन है ना, दूसरे में हमारे पास क्या है, जो ये कैपेसिटर था उसे आपने जो है ऐसे फुलफिल किया है ना। यहाँ इस हिस्से में डाल दिया बेटा K1 वाला, इस वाले में डाल दिया K2 वाला। यहाँ पे है बच्चे K1 वाला, यहाँ है आपका K2 वाला ना। सेपरेशन तो फिक्स है लेकिन एरिया आधा हो गया ना, A/2 और A/2 ना। अब आप ऑब्जर्व करो, जैसे ही आपने कैपेसिटेंस K डाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, तो जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मान लो C1 हो गया, ये हो जाएगा बेटा K1 एप्सिलॉन नॉट A। ये कितना है हमारे पास, A/2 है, इंटू सेपरेशन कितनी है D, तो सेम ही है।
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। इसकी वजह से दूसरे वाला कितना बन जाएगा C2, ये बन गया बेटा K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये भी 2D हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों कैसे लगे हैं, देखो बेटा दोनों यदि आपका एरिया हाफ होता है था तो दोनों जो कैपेसिटर बन रहे हैं ना ये वाला और ये वाला बोथ आर इन पैरेलल। यदि लेंथ हाफ होती है तो दैट इज इन सीरीज, ध्यान रखना। और यदि पैरेलल में है तो जो बेटा इन दोनों का कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, C1 प्लस C2, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2D कॉमन आ जाएगा। ये आगे बच्चे मेरे पास K1 प्लस में K2, और जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया और जो ये कैपेसिटेंस है दोनों हमारे गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से बराबर है, दोनों को कंपेयर कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2D ब्रैकेट में है बेटा K1 प्लस K2। अब जो कटता है काट दो फटाफट से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कट गया, तो बेटा जो K आया वो आ गया K1 प्लस K2 बाई 2। ये हमारा रिलेशन आ गया K1 और K के अंदर, K1 K2 और K के अंदर रिलेशन आ गया, ठीक है बेटा। इसका और वाला पार्ट देखो, और वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे explain why for any charge configuration the equipotential surface through a point is normal to the electric field ना। आपको बताना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो बेटा आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि जो आपका वर्क डन है वहाँ पे कितना होते हैं, जीरो होगा, ठीक है। यदि वर्क डन जीरो होगा तो आप जानते हैं कि जो वर्क का बेसिकली फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम अभी ना, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है बेटा, ये होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो Q इंटू डीवी होता है। और डीवी को मैं लिख सकता हूँ Q इंटू डीवी क्या होता है, E इंटू डी आर हो सकता है हमारे पास में, ये हमारे पास डी क्यू या E लिख लो। अब आप जानते हैं वर्क डन जीरो हुआ, वर्क डन जीरो होते ही Q इंटू डी क्यू जीरो हो गया, इसका मतलब D जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है हम जानते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास, E इंटू डी आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो आ गई। तो E इंटू डी आर का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब आपका E जो है बेटा क्या है, परपेंडिकुलर होता है डी आर पे। इट मीन्स क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कैसा रहेगा आपका, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। बस यही निकालना था इसमें ना कि किसी भी पॉइंट पे जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल रहते हैं, ठीक है बच्चे, क्योंकि उसमें वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने पहले ही वर्क जीरो मान लिया है जिसकी वजह से हमने शो कर दिया है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है, ड्रॉ ए स्केच ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल चार्ज माइनस क्यू डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनानी है और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाने हैं। तो बेटा देखो माइनस क्यू चार्ज के लिए कैसे बनते हैं, लाइंस तो यहाँ आती है टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी लाइंस तो, लेकिन जो सरफेस है वो कैसे बनते हैं, स्फीयर बनते हैं एक इक्वल रेडियस के ना, ये स्फीयर बन जाएंगे ऐसे ऐसे। तो these are the equipotential surface, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, obtain the expression for the work done in dissociate the system of three charges placed at the vertex of an equilateral triangle of side A as shown below। आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे यहाँ लिखा है प्लस का क्यू, यहाँ लिखा है माइनस का 4Q, यहाँ लिखा है बेटा प्लस का 2Q ना। इन तीनों चार्जेस को यहाँ से डिसोशिएट करने के लिए, हटाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है आपको ना। तो बेटा जब यहाँ पे लाए गए होंगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव में होती है, लेकिन यदि आप वर्क निकालते हैं कि जिससे ये हट जाए ना, दिस विल बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा K Q1 Q2 बाई आर। तो इसे मैं यहाँ यूज कर देता हूँ माइनस ऑफ, देखो यदि मैं इसकी इसकी बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच का, देखो तो क्या बन जाएगा, के बाहर ले लेते हैं पहले से ना, के बाहर आ गया, तो Q1 Q2 बाई आर, ये क्या बनेगा, माइनस का 4Q इंटू क्यू डिवाइड बाई ए आ गया। यदि मैं इन दोनों के बाद बीच में बात करूं तो प्लस का ये बन गया बेटा माइनस का 4Q इंटू 2Q डिवाइड बाई ये आ गया। प्लस का इन दोनों के बीच में बात करें तो ये बन गया बेटा 2Q इंटू क्यू डिवाइड बाई ए आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का के तो बाहर है ही, ये बन गया बेटा माइनस का 4Q स्क्वायर बाई ए, ये बन गया माइनस का 8Q स्क्वायर बाई ए, ये बन गया बेटा प्लस का 2Q स्क्वायर बाई ए भी बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए भी बाहर आ गया यहाँ से हमारे पास, ठीक है। माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर है ही, तो ये बन गया 4Q स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी माइनस का 10Q स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 10Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर ना। तो आपका इतना वर्क आपको करना पड़ेगा तब जाके आपके जो चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, डिसएसोशिएट हो जाएंगे अपने पाथ से, ठीक है, जो यहाँ पे रखे हुए हैं ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये बेटा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन
5 मार्क्स वाले में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। देखो बेटा इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि जो आपका रेजिस्टिविटी है रो ना, उसको फॉर्मूला ड्राइव करना है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टू होता है, ये आपको ड्राइव करके दिखाना है। और बेटा आप जानते हैं भली भांति कि इसे आप ड्राइव कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि आई होता है हमारे पास रिलेशन एन ई वी डी, और वी डी होता है बेटा माइनस का ई टो बाई एन। यदि मैं नेगेटिव साइन लगाता हूँ तो नेगेटिव तो यहाँ भी आता है आई के फॉर्मूले में, ठीक है। दो रिलेशन है हमारे पास ना। यदि बेटा मैं वी डी की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। चलो मैं इसे ड्राइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सुनो। सो आई इक्वल टू होता है माइनस का एन ई ए, वी डी की वैल्यू पुट कर दी बेटा माइनस का ई टो बाई एन। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया बच्चे एन ई स्क्वायर ई ए टो बाई एन। और ई की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वोल्टेज की फॉर्म में, एन ई स्क्वायर ई हो जाएगा बेटा वी अपॉन में एल, ये आ गया हमारे पास ए टो बाई एम, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू, ठीक है बेटा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम इंटू एल, नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे वी ना। तो यदि मैं यहाँ से वी अपॉन आई निकाल लूँ तो बेटा वी अपॉन आई क्या हो जाएगा, ये हो गया एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टो ए, ये आया। और v अपॉन आई क्या होता है, ये सारा टर्म देखो एक फॉर ए स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है। किसी एक टेम्परेचर पे पर्टिकुलर पे ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और यदि v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, इट मींस क्या है कि आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है, वेरीफाई हो गया, v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पास r हो गया। तो r इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टो ए, ये रेजिस्टेंस आ गया ना। और r की वैल्यू आपने 10th लेवल पे सुनी होगी कि रो एल अपॉन ए भी होता है बेटा। तो ये हो गया एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टो ए, एल अपॉन ए घट गया यहाँ से, तो रो की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा हमारे पास एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये हमारे पास रो आ गया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला जो हमें ड्राइव करना था इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखो फटाफट और क्या लिखा है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। देखो बेटा रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल नंबर डेंसिटी एन पे और टो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है बस। ये जो है किसी भी फिजिकल मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करती डायमेंशन के ऊपर ना, कि आपने लेंथ बढ़ा दी या अपनी एरिया बढ़ा दिया, डज नॉट मैटर, उस पर ये डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका। अगला सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 1 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। आपके पास यहाँ सर्किट गिवन है, ये यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ 2 ओम की, यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 9 वोल्ट है, यहाँ 3 है बेटा, यहाँ 3 ओम है ये भी ना, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा। तो बेटा यहाँ पे बेसिक सी बात है, आप जो है केवीएल यूज करेंगे, जो किरचॉफ्स लॉ होता है। अभी मैं यहाँ पे यूजिंग केवीएल, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, वोल्टेज रूल। तो जो किरचॉफ्स के लॉ होते हैं दो होते हैं, आपको पता है केसीएल और केवीएल ना। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है उसका मतलब होता है बेटा एट ए जंक्शन जितना भी टोटल करंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। और जो करंट लॉ होता है या जंक्शन रूल होता है जिसको बोलते हैं, वो जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है। जो केवीएल है जिसको हम करंट वोल्टेज रूल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लो या ऐसे लूप रूल भी बोलते हैं, ये जो है किस पे बेस होता है, ये बेटा एनर्जी पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। देखो यदि मैं लूप बनाता हूँ यहाँ पे ना, इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है बेटा, इसको नाम दे देते हैं बी, ये आपका सी आ गया, इसे नाम दे दिया हमने डी ना। यदि मैं लूप रूल लगाता हूँ ए पी क्यू बी ए इस वाले लूप के अंदर ना, ठीक है, लगाओ फटाफट से। ए से मैं पी जा रहा हूँ तो बेटा ये बन गया 6 वोल्ट प्लस का आ गया। यहाँ से यहाँ आपको पहले करंट बांटना पड़ेगा, आपकी बैटरी यहाँ है तो मान लो यहाँ से करंट निकला I1, ठीक है बेटा। तो इस वायर में करंट कितना जा रहा है, I1 रहेगा आपका करंट ना, ठीक है। यहाँ बैटरी है 9 वोल्ट की, यहाँ से करंट निकलेगा I2, ले लेते हैं इसको ना। तो यहाँ से I2 इधर गया, I1 चला गया ऊपर की तरफ, इधर आ गया बेटा I2 माइनस I1, ये आपका करंट नीचे आ गया I2 माइनस I1। यहाँ नीचे करंट आया I2 माइनस, इधर से आया I1, यहाँ चला गया बेटा वापस कितना I2 ना। अब लगा दो फटाफट से ए पी, तो इन लूप ए पी क्यू बी ए इस वाले लूप के अंदर देखो तो क्या बोलेगा, यहाँ से 6 आ गया, प्लस में आ गया बेटा हमारे पास I2 माइनस का I1 इंटू 1, ये 1 ओम आ गया। फिर यहाँ आ गया, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है,
अपोजिट है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में। यहाँ आ गया हमारे पास 3 इंटू आई वन इज इक्वल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा ये बन गया 6 प्लस आई टू माइनस आई वन माइनस का 3i1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ सारे को इधर ले जाते हैं इसको, तो ये बन गया बेटा 4i1 माइनस का i2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। तो पहले इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, सेम वे में आपने दूसरा लूप लगा दिया, दूसरे वाले में इसमें लूप लगा दो। तो इन लूप पी सी डी क्यू पी, जब आप पी से सी की तरफ आएंगे बेटा देखो करंट की डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन हमें जाना है किस तरफ, पी से सी। तो माइनस साइन आ गया, करंट कितना है इसमें I2 है, तो ये बन गया 2 इंटू आई टू। फिर हम पहुंचे बैटरी की तरफ, बैटरी का पॉजिटिव एंड पहले पड़ा तो प्लस का 9 आ गया, आगे बढ़ गई डी से लेके हमें क्यों जाना है, फिर हमारा माइनस साइन आ जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं 3 इंटू आई टू हो गया। फिर हम यहाँ से उल्टी में चल रहे हैं, माइनस का I2 माइनस I1 हो गया। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। इसे आप फिर सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये बन गया बच्चे 2i2 प्लस का 9 माइनस का 3i2 माइनस का i2 प्लस का i1 इज इक्वल टू आ गया बेटा 0। इसे आप देख लो फटाफट से, i1 की वैल्यू एक ही है हमारे पास, i2 कितना है, i2 3 और 3 6 माइनस का 6i2 इक्वल टू माइनस का 9। दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को बच्चे सिंप्लीफाई करो i1 और i2 को, जिसकी वजह से आपका जो करंट आएगा इसे आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो i1 आना चाहिए आपका वो आएगा बेटा 45 अपॉन में 23 एम्पियर, और जो आपका I2 आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 42 अपॉन में 23 एम्पियर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था 1 ओम के अंदर कितना करंट जाएगा, वो कितना है हमारे पास I2 माइनस I1 है, तो यहाँ पे I2 माइनस I1 निकाल दो बस। तो बेटा ये आ गया I2 माइनस I1 इक्वल टू आ गया, I2 की वैल्यू बेटा पता है हमारे पास 42 अपॉन में 23 माइनस के पास आ गया 45 अपॉन में 23। तो बेटा ये आ गया माइनस का 3 अपॉन में 23 एम्पियर। ये करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी का और पार्ट है, और पार्ट में क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन शोइंग कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो बेसिक सी बात है बेटा, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है, इसमें क्या लिखने की जरूरत है। तो ये हो गया पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, दैट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप क्या लिखा है, आल्सो ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बेटा आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम आपको पता है कैसे बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये आपका P हो गया, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इसने बोला बैलेंस का बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर लगेगा तो, लेकिन यहाँ आप की को क्लोज नहीं करेंगे, ध्यान रखना की ओपन रहेगी ना, क्योंकि ओपन रहेगी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन ये शो हो गया हमारे पास ऐसे ना, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये R बेटा, ये S हो गया, यहाँ आप बैटरी लगा दीजिए। और आपको एक बात और पता है, इसमें क्या होता है कि यदि आप गैल्वेनोमीटर या बैटरी की जो पोजीशन है ना उसको आप इंटरचेंज भी कर देते हैं तो भी नल डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके अंदर करंट जाएगा उसके जो डिफ्लेक्शन है वो सीधा ही रहेगा यहाँ पे ना। ठीक है, उसमें आई जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी यदि बैलेंस होगा तो। ठीक है बच्चे, अब ये तो हो गया इसका डायग्राम। अगला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम फिगर शो टू सर्किट ईच हैविंग ए गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। इसमें भी 3 वोल्ट की है, लेकिन यहाँ इसने 3 वोल्ट यहाँ लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस यहाँ 60 है, यहाँ आपका 120 है। ठीक है बेटा, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इन ईच अरेंजमेंट डोंट शो एनी डिफ्लेक्शन, का मतलब इसमें भी आई जी की वैल्यू बेटा 0 है, इसमें बेटा आई जी की वैल्यू 0 है। और मैंने आपको बताया था ये आप दोनों को इंटरचेंज कहीं भी कर ले, मैं गैल्वेनोमीटर में यहाँ लगा दूँ या यहाँ लगा दूँ बैटरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नल पॉइंट पे ना आपको बताना है ऑब्टेन द रेशियो R1 बाई R2। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, इसे लगा दो आप सीधा। यदि मैं इसमें बैलेंस कंडीशन लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा, 4 अपॉन R1 इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 9। तो R1 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी, 4 इंटू 9 अपॉन में 6, 2 से कटेगा 2, यहाँ 3, 3 से 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। तो बेटा R1 की वैल्यू 6 ओम आ गया। सेम वे में आप यहाँ लगा दो, 6 अपॉन में 12 इक्वल टू आ गया R2 अपॉन में 8। तो R2 की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, तो 12 8 छंग 48, 12 चौक 48, 4 आ गया ओम। तो आपको रेशियो पूछा गया था बेटा, तो ये आ गया R1 बाई R2 इक्वल टू 6 अपॉन में 4, दिस विल बी 3/2। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। अब आ गया बेटा 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, पहला पार्ट में लिखा हुआ है ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन by a compound microscope when the image is formed at infinity ना।
आपको बताना है कि एक आपको डायग्राम बनाना है जब किसके केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ना, जब आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पे ना। बेटा देखो आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसे कई बार ना इन्फिनिटी या फिर इसे लिख देते हैं हम नॉर्मल पोजीशन, ठीक है बेटा, एट इन्फिनिटी वाली बात है यहाँ पे ना, कि जहाँ आपका जो है इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है ना। तो देखो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के तो बेसिक सी बात है, आपके पास दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस ना। और इस वाले केस में माइक्रोस्कोप कंपाउंड वाले केस में जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा होता है और जो आईपीस है वो बड़ा होता है। तो फटाफट से बना दो आप। देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बना दिया यहाँ पे, ये आपका हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आईपीस थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये आपका बड़ा बना लेते हैं आईपीस, ये आपका बेटा आईपीस हो गया। आपकी ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चे। आपको क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ, आपकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे ना। तो देखो सबसे अच्छा डायग्राम बनाने का तरीका होता है कि आप ना इसके सेंटर से, जो आपका आईपीस है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, बस खत्म। अब आपका डायग्राम अच्छा ही बनेगा ऑलवेज ना। देखो आपको यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है कि जहाँ आप ऑब्जेक्टिव के, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगी हमारे पास यू ई यू ओ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए ना। ये जो इमेज बनाएगा वो यहाँ बनाना चाहिए, तो सेंटर से एक रे निकालिए, वो सीधी यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। एक रे यहाँ से यहाँ जाएगी, एक रे यहाँ चली गई, ये यहाँ से डाइवर्ज होके कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ये इसकी आपने इमेज बना दी ए डैश और बी डैश। और जो ये सेपरेशन है ये कितनी है, ये हमारे पास वी नोट हो गई। अब जो ये ए डैश बी डैश है ये काम करेगा बेटा ऑब्जेक्टिव का, किसके लिए, आईपीस के लिए। दिस विल बी यू ई हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ से रे यहाँ टकराई, ये सीधी यहाँ टकराई। यहाँ से आपको इन दोनों रेज को इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि बोथ रे गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी। तो बेटा ये हो जाएगी आपकी आँख, ठीक है, ये आपकी आईज हो गई ना। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, बस आपको ऐसे शो करके दिखाना है। तो जो आपका यू ई है ये हो गया किसके बराबर, एफ ई के बराबर हो जाएगा, तभी आपकी क्या आएगी, पैरेलल जाएगी ये ना। तो ये आपके जो यदि इसके दोनों के बीच की ट्यूब लेंथ पूछ जाती है, ट्यूब लेंथ का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की लेंथ ना, जो डिस्टेंस है, तो वो कितनी बन जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगा वी नोट प्लस में एफ ई। ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब बाई कॉन्वेक्स, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करना बस केवल। बाई कॉन्वेक्स लेंस विद टू फेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। आपके पास जो है एक, ये आपका लेंस गिवन है, यहाँ बना लेता हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, n1 है। आगे क्या बोला है इसने, बाई कॉन्वेक्स से ध्यान रखना, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू जो है क्या है, सेम है, बस केवल एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। आगे पूछा है इट इज केप्ट इन ए कॉन्टेक्ट विद द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 एज शोन इन द फिगर ना। आपके पास जो है क्या काम करा, यहाँ पे एक ये मीडियम बना दिया, ये n2 वाला मीडियम, इसके कॉन्टेक्ट में रखा गया है। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, ये पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको फोकल लेंथ की वैल्यू बतानी है कि इसमें जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो बेटा आपने एक बात पढ़ रखी है, सबसे पहली बात देखते हैं। यदि मैं पहले इस फेस से रिफ्लेक्शन देखता हूँ, जो ये वाला फेस है ना हमारा, ये वाला, ये एक नंबर फेस ले लेते हैं, और ये बेटा दूसरा नंबर फेस है, ठीक है। ये वाला सेकंड फेस हो गया, 2 नंबर ना। यदि मैं इस वाले फेस से रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, तो इधर कौन सा लेंस है पूरा, ये n1 है पूरा का पूरा, यहाँ पे एयर है, ये हो जाएगा पूरा आपका क्या, n1। तो आपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है कि जहाँ रे जा रही है, यहाँ पे u से आएगा, यहाँ पे इमेज बनेगी v पे ना कहीं। तो आपको पता है कि जहाँ रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n1 डिवाइड में v आ गया, माइनस के साथ आता है, मान लो v1 पे बन रही है इमेज ना, ये v1 हो गया। माइनस के साथ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है, 1 होता है, डिवाइड बाई u आ जाएगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, n1 माइनस 1 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाती है। तो पहली इक्वेशन तो बेटा मेरे पास ये बन गई, समझ के रहना। देखो यदि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। यदि आपका ये स्फेरिकल सरफेस है, इधर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है, म्यू2 है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ये आपने डेरिवेशन कर रखा होगा, ये बेटा यू होता है, ये कहाँ बनेगा, ये मान लो वी पे इमेज बनती है ना। तो जो इसका फॉर्मूला आता है यहाँ से आता है कि जहाँ इमेज बन रही है म्यू2 में बन रही है, डिवाइड बाई वी,
माइनस के साथ जहाँ से बन रहा है म्यू 1 अपॉन म्यू यू इज इक्वल टू वो ऊपर वाले दोनों माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड में आ गया इस फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो बेटा यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर यूज किया है, ठीक है बच्चे। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस यदि रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेकंड फेस से हो रहा है ना। अब क्या हो गया, जो आपका ये सेकंड फेस है, अब सेकंड फेस पे रे आई यहाँ से ना, जो ये वाली रे थी यहाँ से रे टकरा के किस पे जाएगी। अब यहाँ पूरे में क्या है, ये N2 है। तो यहाँ पे जो अब इमेज कहाँ बनेगी, अब इमेज बन रही है N2 के अंदर। तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी, N2 अपन मान लो फाइनली V पे बनती है माइनस के साथ। जो इस पहले वाली फेस की इमेज होगी वो काम करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का। तो दिस विल बी N1 अपॉन में V1 हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये हो गया N2 माइनस N1 डिवाइड में आ गया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी हो जाएगी, और इस वाले फेस की क्या हो जाएगी, माइनस का R हो जाएगी। क्योंकि बेटा आपको पता है ऊपर लिखा था इक्वी कॉन्वेक्स ना, इसका मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो R1 है वो प्लस का R है और बेटा R2 क्या है, माइनस का R है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई सेकंड हमारे पास। दोनों इक्वेशन को आप जो है क्या काम करेंगे, दोनों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं फटाफट से ना। ऐड करते ही N1 बाई V1 वाला पार्ट कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, N2 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन में R माइनस के साथ N2 माइनस N1 डिवाइड में R। ये बन गया हमारे पास, ये सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बन गया बेटा N1 माइनस 1, दोनों पूरे के नीचे R हो जाएगा, माइनस का N2 प्लस का N1। तो यहाँ हमारे पास एक रिजल्ट आया क्या, कि N2 डिवाइड में V माइनस का आ गया बेटा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये आ गया 2N1 हो गया हमारे पास, ये 2N1 माइनस का N2 माइनस 1 डिवाइड में R आ गया, ठीक है। अब ये आया मेरे पास ना। लेकिन आपको क्या करना था, आपको फोकल लेंथ चाहिए ना, तो फोकल लेंथ कब बनेगी यहाँ पे, यदि मैं मान लेता हूँ कि जो रेज है वो कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है। यदि इन्फिनिटी से आ रही है तो यू की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और यू इन्फिनिटी होते ही जो वी कहाँ है वो फोकस पे बन जाएगा, तो फोकल लेंथ आ जाएगी यहाँ से। तो इसको जो है यहाँ हमें केस मानना पड़ेगा, ये तभी काम चलेगा वरना नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये N2 डिवाइड में V हमारा फोकल लेंथ हो गया F, ये तो इन्फिनिटी हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, इज इक्वल टू 2N1 माइनस का हो गया N2 माइनस 1 डिवाइड में आ गया बेटा R। तो यहाँ से फोकल लेंथ मेरे पास निकल चुकी है, कितनी आई है, N2 इंटू R हो जाएगा, डिवाइड में आ गया बेटा 2N1 माइनस का N2 माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड में हो सकता है, ठीक है बेटा। अब ये तो आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। आगे पूछा है ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस। तो बेटा डाइवर्जिंग लेंस की आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, जो आपका कॉन्केव है उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। इसका मतलब दिस फोकल लेंथ मस्ट बी इन नेगेटिव ना, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यदि ये लेस देन 0 होगा इट मीन्स क्या है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है यहाँ तक ना। तो इसे मैं 1 अपॉन इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2n माइनस N2 है माइनस का 1, वो क्या होना चाहिए आपका, वो भी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि ये वैल्यू रहेगी तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2n1 जो है N2 प्लस 1 हो जाएगा। सो जो N1 है वो क्या होना चाहिए, लेस देन N2 प्लस 1 डिवाइड में 2 ना। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले में 1 जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके बेटा ये काम करेगा एज ए किसकी तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है बेटा। तो ये था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, ये दूसरा पार्ट है इसका और वाला, ठीक है बेटा। और वाले में क्या हो रहा है, हाउ इज द वेव फ्रंट डिफाइंड ना। तो ये तो डेफिनेशन है इसकी, रट्टा मार लेना आपको अच्छे से यदि आपको समझ में नहीं आए तो। कि जो वेव फ्रंट है बेसिकली क्या होता है, दैट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है बच्चे। यहाँ लिखा है यूजिंग हाइजेंस कंस्ट्रक्टिव construction, draw a figure showing the propagation of plane wave front reflecting at a plane surface separating two media, ठीक है। Hence verify law Snell's law of the refraction। ये बेटा डेरिवेशन है, ठीक है, इसे आप इजीली कर सकते हैं अपने आप से, ये सबने पढ़ा हुआ होता है इसने, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। हाइजेंस की थ्योरी में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनमें से एक तो पक्का सिलेबस में आएगा आएगा आपके बोर्ड के पेपर में ना, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करो ऑन द हाइजेंस थ्योरी, या फिर बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करो ऑन द हाइजेंस थ्योरी, ठीक है। दोनों में से एक तो पक्का बन जाता है, ये वही दे रखा है, ठीक है। इसे आप इजीली कर लेना अपने आप से, ये होमवर्क क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स और रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, वेव फ्रंट वाले पार्ट का। आगे लिखा है व्हेन ए लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ, डज इट इंप्लाई रेजिस्टेंस रिडक्शन इन एनर्जी, नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है कि बेटा फ्रीक्वेंसी
पे डिपेंड करता है। यदि फ्रीक्वेंसी पे चेंज होगा तो एनर्जी पे डिफरेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी सेम रहेगा, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, और वो चेंज नहीं होती मीडियम टू मीडियम ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन रीजन। जब आपकी एक मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट जो है एक मीडियम से रेयर टू डेंसर में जा रही है, तो आपको बोल रहे हैं कि इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। देखो बेटा, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था। फ्रीक्वेंसी बेटा किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक सोर्स की होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। डज द डिक्रीजिंग इन स्पीड इम्प्लाई रिडक्शन इन द एनर्जी, ये भी गलत बात है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आगे बेटा हमारे पास केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी क्या बोल रही है, पहले वाली पढ़ लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर पे बेस है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपको पता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, टीआईआर की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि दो ग्लास की छोटी छोटी वायरें होती है, हल्की सी थिन वायर होती है। अंदर वाली जो वायर है उसे बोलते हैं बेटा क्लेडिंग, और बाहर वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंदर वाले को कोर बोलते हैं, सॉरी, बाहर वाले को बोलते हैं बेटा क्लेडिंग, ठीक है। अब फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें गिवन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, कमेंट ऑन द कपलिंग एफिशिएंसी। कपलिंग एफिशिएंसी के बारे में बताना है आपको। फॉर द पावर ट्रांसफर फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर फ्रॉम द फाइबर टू डिटेक्शन इन द फाइबर ऑप्टिकल लिंक ना, ये बोल रहा है कि आपको कपलिंग एफिशिएंसी के बारे में बताइए, जब आपकी एक फाइबर से दूसरे फाइबर पे जो है आपका जो पावर है वो ट्रांसफर हो रही हो, तो मतलब कपलिंग एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। देखो बेटा, क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है जब वो ट्रांसमिट करता है लाइट ना, बिना किसके, एनर्जी के लॉस के ना, तो इसमें क्या होता है कि जो कपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है ना। तो कपलिंग एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम कपलिंग एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि नो देयर विल बी नो पावर लॉस, ठीक है। तो मैक्सिमम कपलिंग एफिशिएंसी होगी विदाउट पावर लॉस, पहले का आंसर ना। दूसरा क्या है, व्हाट इज द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये क्या होता है भाई, आपने फाइबर तो पढ़ा है नॉर्मली ना, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन ये बोल रहा है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है। देखो बेटा, स्टेप इंडेक्स फाइबर का मतलब होता है कि जो आपका जो कोर है ना आपके, बेसिकली यदि आपकी कोर का डायमीटर बहुत छोटा होता है और आपका जो उसका अपर्चर भी छोटा हो ना, तो वी कैन कॉल इट मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी मोड वाला। कब होता है ये, कि एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें आपकी कोर जो है कैसी होनी चाहिए बेटा, स्मॉल कोर होनी चाहिए, स्मॉल कोर का डायमीटर होना चाहिए, और उसका जो अपर्चर है वो भी स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर। तो ऐसे फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को बोलते हैं हम क्या, क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे को बोलेंगे मल्टी मोड स्टेप्स इंडेक्स फाइबर, ध्यान रखना। तो आपके जो कोर का डायमीटर है वो भी छोटा होना चाहिए और अपर्चर भी छोटी होनी चाहिए। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एन ऑप्टिकल फाइबर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें √3 गिवन है, इज सराउंडिंग बाय ए ग्लास कोटिंग एंड बाय एन इक्वल टू क्या है, 3/2। What must be the critical angle for the TIR at the fiber glass interface। तो बेटा आपको फॉर्मूला पता ही है, म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC। आपका म्यू क्या है, कहाँ से कहाँ जाएगी आप देख लो फटाफट से। आपके जो है ग्लास टू फाइबर जा रही है, तो फाइबर का ऊपर आ जाएगा, नीचे ग्लास का आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ग्लास का, फाइबर टू ग्लास। तो यहाँ आ गया आपके पास ग्लास अपॉन में फाइबर, तो ग्लास अपॉन में फाइबर, अब दोनों का आपको गिवन है, तो आप यहाँ से इजीली जो है साइन IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो साइन IC वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी √3/2, कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू, और IC हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चे। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, अ लाइट, देखो ये समझना है थोड़ा सा, क्वेश्चन टिपिकल सा है ये। A light ray from air is incident at the one edge of the glass fiber and is equal to 3/2। आपके पास यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है कितनी है, म्यू इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 मतलब हो गया बेटा 1.5, ठीक है। मेकिंग एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द लेटरल सरफेस सो दैट इट अंडरगोज ए TIR। ओके, हाउ मच टाइम, आपको टाइम निकालना है, वुड इट टेक टू ट्रैवर्स द स्ट्रेट फाइबर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। जो आपका फाइबर है वो कुल कितना है, 1 किलोमीटर लंबा है ना। तो आपके पास यहाँ म्यू पता है, तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी। आपको पता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, C/म्यू लगा देते हैं, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है C/v।
तो ऐसे सी की वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, ये कर दिया डबल पूरा। तो बेटा स्पीड आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट आई है हमारे पास, जो फाइबर में मूव कर रही है ना, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फाइबर कितनी आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ ऑफ द फाइबर कितनी है बेटा, 1 किलोमीटर है, जिसे हम लिख लेते हैं ये 1000 मीटर हो गया आपका मोटे मोटे तौर पे। मीटर में हमारा कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। अब आपको टाइम निकालना है। तो यदि हम टाइम की बात करें तो बेटा टाइम क्या होता है, टाइम होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब लेकिन बात यहाँ है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, जैसे आपका फाइबर है वो तो सीधी भाई स्ट्रेट लाइन है 1 किलोमीटर की ना, लेकिन वो जो लाइट है आपकी वो तो मान लो ये ऐसे है, तो लाइट तो भाई ऐसे टकरा के ऐसे जाएगी, टीआर करेगी ना। तो ऐसे ले जाने पे क्या होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ना, उसे निकालने का तरीका देख लेना बस है आपने। तो एक्चुअली डिस्टेंस जो बेटा ट्रेवल होगी उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो भी आपकी डिस्टेंस है, जैसे आपका 1000 डिस्टेंस है डिवाइड बाय जितने एंगल पे रे आ रही है ना, उसका साइन ऑफ 60 डिग्री। ध्यान रखना ये चीज आपको बेटा। तो 1000 डिवाइड बाई √3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2000 अपॉन में √3, आप इसे डिवाइड मार दीजिए तो ये बेटा ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2000 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, इसे ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ इसे पुटअप करेंगे तो अब आपका टाइम निकल जाएगा। तो x की वैल्यू होगी बेटा 2000 डिवाइड में √3, तो हमारे पास ये है ही, और स्पीड हम निकाल चुके थे 2 × 10⁸। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग लगभग कितना आ रहा है, 5.77 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड। इतने कम समय में ये जो है 1 किलोमीटर वाली उससे बाहर निकल जाएगी लाइट। ठीक है बेटा, तो ये था ये वाला इसका लास्ट क्वेश्चन। अगले उस पर आ जाओ। अब है बेटा रेक्टिफायर वाली, डायोड वाली। ठीक है, ये डायोड की आपकी केस बेस्ड स्टडी है, फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हाउ शुड द कैपेसिटर फिल्टर इन ए कैपेसिटर बी चेंज टू रिड्यूस द रिपल्स ना। तो ये बोल रहा है कि यदि आप कैपेसिटर यूज करेंगे फिल्टर में ना, रेक्टिफायर के अंदर, तो उसके रिपल्स में क्या चेंज आएगा। देखिए बेटा आपको पता है रिपल का फॉर्मूला, देखिए ये वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि कैपेसिटर वाला आपका जो पार्ट है वो आपका है ही नहीं सिलेबस में, फिल्टर सर्किट वाला पार्ट ना। केवल आपके सिलेबस में क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, बस इतना सा आपके सिलेबस के अंदर है। तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा, रिपल का फॉर्मूला होता है, रिपल्स को जो है आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/4√3। ध्यान रखना, देखो यदि यूज आ जाए तो, हाल तो ये पेपर में आएगा नहीं, RL C इंटू न्यू, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला बेटा। ठीक है, क्या होता है 4√3 RL C इंटू न्यू। तो आप देख रहे हैं जो रिपल फैक्टर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, पहली बात तो 1/RL पे डिपेंडेंट है, दूसरी बात इनवर्सली है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, और कैपेसिटेंस के ऊपर भी इनवर्सली है ना। तो यदि आपको क्या करना है, आपको घटाना है रिपल फैक्टर को, तो नॉर्मल सी बात है, आपको यदि घटाएंगे तो आप क्या चाहेंगे कि एल, इसे RL को बढ़ा दें, सी को भी आपका ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट वाली वो भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, तब जाके आपका रिपल फैक्टर क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल इन द फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा आपको पता है कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें यदि आप इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी भी डाल रहे हैं तो जो आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो डबल मिलती है, ध्यान रखना। यदि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है तो सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो फुल वेव में क्या होता है, डबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। यदि आपने इनपुट में न्यू पुट किया है तो फुल वेव में क्या मिलेगा बेटा, 2 × न्यू मिलेगा। यदि आपका हाफ वेव होगा, हाफ वेव में यदि आपने न्यू फिट किया फ्रीक्वेंसी ना, तो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी सेम रहता है। यदि यहाँ 50 डाला है तो हाफ में 50 ही मिलेगी, लेकिन यहाँ कितनी मिल जाएगी बच्चे, यहाँ आपको 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे पूछा है थर्ड पार्ट में, इन अ गिवन सर्किट शोन इन द फिगर इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी। आपने क्या करना है, इनपुट आपको इसके अक्रॉस देना है आप ना, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, एंड द आउटपुट बीइंग बी एंड डी, बी और डी के अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, आप इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, देन द आउटपुट ऑफ द डायोड सर्किट बिहेव एज फुल वेव। अब बोल रहे हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताइए कि भाई इसे समझाओ, मतलब बेसिकली ना। तो बेटा देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ना, यदि मैं पहला हाफ जाता है हमारे पास ना, तो आप देखेंगे पहला हाफ जाने के बाद सी और ए के बीच में ना, तो जो डायोड है हमारे पास, जो ये वाला डायोड है, देखो ये मान लो पॉजिटिव है आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा होते ही ये वाला डायोड तो काम करेगा, ए और बी वाला बीच वाला ना, ये वाला डायोड काम नहीं करेगा। ठीक है,
ये वाला डायोड काम नहीं करा क्योंकि ये नेगेटिव में हो गया ना। तो इट मीन्स क्या है कि जो आपका करंट है वो आपको पीक मिल गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका ए बी रहेगा एंड सी डी जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा, ठीक है बेटा। लेकिन जो सेकंड हाफ रहेगा आपका ना, उसमें जो डाय देखो ये वाला तो नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखना, दोबारा सुन लो। जैसे आपने बेटा ए और इसके बीच में पॉजिटिव हाफ पहुंचा तो ए बी वाला पॉजिटिव रहा, ये आपका नेगेटिव रहा, इसमें ये काम नहीं करा। लेकिन ये वाला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे आपका नेगेटिव हाफ गया तो डायोड उल्टे हो जाएंगे। इस बार बेटा बी और सी वाला काम करेगा, जो बीच में मैंने काटा था यहाँ पे, ये वाला काम करेगा इस बार, फिर ये वाला काम करेगा ना। तो दोनों में जो है सेम करंट जाएगा। इट मीन्स क्या है कि वो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है वो दोनों फॉरवर्ड में रहेंगे, तो मेन करंट जाता रहेगा आपका। जो आपका रेक्टिफायर है वो कैसे काम करेगा, एज ए फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बच्चे। अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट एसी वोल्टेज हैज आरएमएस वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट ना। यहाँ पे आपको जो है इनपुट वोल्टेज पता है बेटा, वी आर एम एस कितना है, 12 वोल्ट है। द ट्रांसफॉर्मर यूज इज ए स्टेप अप वन हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1:2। आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी गिवन है। जो नंबर टर्न्स होता है बेसिकली ना, वो कितना है, एन एस अपॉन में एन पी। वो आपके पास 1/2 है, जिसकी वैल्यू क्या है, की है 1:1 है। कैलकुलेट द डीसी वोल्टेज इन रेक्टिफाइड आउटपुट ना। आपको बेटा पता होगा जो डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, जो किसमें आपको रेक्टिफायर में यहाँ प्राप्त होता है, आपको इसमें मिलता है। तो उसकी डीसी वोल्टेज वी डीसी ना, इसका एक फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लेंगे, 2V0 डिवाइड में पाई, या फिर आपको पता भी होगा ये ना, 2 × V0 आपके पहले निकाल लीजिए। वी नोट कैसे निकलेगा बेटा, वी नोट निकालने का मतलब है कि वी नोट आप जानते हैं कि वी आर एम एस का √2 टाइम्स हो जाएगा। आपके पास वी आर एम एस तो 12 की वन है, तो वी नोट हमारे पास हो गया √2 टाइम्स इंटू 12, तो ये हमारे पास हो गया 12√2। पहली बात तो ये हो गया। लेकिन आप देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है यहाँ पे क्या है, डबल है ना, 1:2 की फॉर्म में। तो जो आपका मैक्सिमम आउटपुट है वो भी कैसे रहेगा, वो डबल हो जाएगा। इसको भी डबल कर दीजिए, तो जो आपका वी डैश हो जाएगा वो कितना बन गया, 2 टाइम्स ऑफ 12√2, ये बन गया बेटा 24√2। ये बार इसे मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा ये गलत सा हो गया है, ठीक है बच्चे। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, तो जो यहाँ पे ये वाला चीज़ था दोबारा लिखता हूँ, देखो इसको, जो वी नोट है वो क्या बन गया बेटा 12√2 हो गया। तो जो आपका फाइनली वी नोट डैश हुआ उसे 2 टाइम कर दीजिए, तो ये बन गया 12√2 का 2 टाइम्स ना। तो ये क्या बन गया 24√42 हो गया, 24√2 वोल्ट। ये आपका दोनों का पीक वोल्टेज हो गया, यहाँ पे डाल दो अब इस वैल्यू को। तो ये हो गया बच्चे 2 × 24√2 डिवाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू क्या है 3.14। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 21.6 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। बस ये थी हमारी बेटा आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटा शेयर जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। तो आपको पता ही है बेटा हमारा टारगेट क्या लेके चल रहे हैं हम, 95 ना। तो ये हमारा जो है एग्जाम आइडिया का दूसरा सैंपल पेपर था। अब तक हम जो है 4 सैंपल पेपर डाल चुके हैं बेटा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स है वो टोटल 15 डालूंगा, ठीक है ना। 15 सैंपल पेपर मिनिमम डालेंगे ना हम। जिससे क्या रहेगा कि यदि बेटा आप टोटल सैंपल पेपर सारे लगा लेते हैं ना, तो मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, इसके अंदर सारे के सारे पीवाईक्यू जो आपके जो अब तक बोर्ड में आए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी सब कवर हो जाएंगे यहाँ पे ना। इससे बाहर में भी हो सकता है कोई क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपका 95+ नंबर पक्के हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।